हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई विश आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम आपको जो कराने जा रहे हैं बहुत 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 इम्पोर्टेंट है आपके लिए। हम आपको करा रहे हैं पीजीबीपी के, जी हाँ, पीजीबीपी के इस लेक्चर के अंदर प्रैक्टिकल्स कवर कराएंगे, न्यूमेरिकल्स कवर कराने वाले हैं। पीजीबीपी के प्रैक्टिकल्स और न्यूमेरिकल्स, ये लेक्चर उन स्टूडेंट्स के लिए रेलेवेंट है जो अपियर होने जा रहे हैं सीए फाइनल के लिए या फिर सीएमए फाइनल के लिए। तो सीए और सीएमए दोनों फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए ये लेक्चर बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंस मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, तो एग्ज़ाम में प्रोविज़न बेस प्रिपरेशन करके जाएंगे तो एज सच कुछ खास बेनिफिट आपको मिलने वाला नहीं है। इससे बेहतर है, अगर आपको अपना रिजल्ट पॉजिटिव बनाना है तो आप करके जाइए क्या, न्यूमेरिकल्स। ओके, तो हम आपको यहाँ पर क्या करा रहे हैं, पीजीबीपी के न्यूमेरिकल्स करा रहे हैं। आपको ध्यान है हर अटेम्प्ट के अंदर पहला क्वेश्चन हमारा जो 14 मार्क्स का होता है वो हमारे किसका होता है, पीजीबीपी का होता है। अब वो पीजीबीपी में फर्म को लेके भी आ जाता है और असेसमेंट ऑफ कंपनीज को लेके भी कई बार क्वेश्चन आता है। तो 14 मार्क्स का इंपॉर्टेंस है इसके अंदर। पीजीपी का क्वेश्चन बड़ा साइज का क्वेश्चन होता है, बड़ा लेंथी क्वेश्चन होता है, काफी उसमें एडजस्टमेंट करने होते हैं। तो वो सारे एडजस्टमेंट पीजीपी के न्यूमेरिकल करने से आपको आ जाएंगे। अच्छा, आपको ये भी बता दूं, हमारे सिर्फ और सिर्फ अगर न्यूमेरिकल लेक्चर्स भी आप लेना चाहें, सिर्फ और सिर्फ कौन से लेक्चर्स, न्यूमेरिकल लेक्चर्स, चाहे वो कौन से सब्जेक्ट के हों, आईडीटी के हों या फिर कौन से हों, डीटी के हों, ठीक है ना। सिर्फ न्यूमेरिकल लेक्चर का मतलब है अदर देन कौन सा, फास्ट ट्रैक, ठीक है, और अदर देन कौन सा बैच जो हमारा रेगुलर बैच होता है। उसके अलावा अगर सिर्फ और सिर्फ आप प्रैक्टिकल भी लेना चाहें तो सिर्फ प्रैक्टिकल लेक्चर्स भी हमारे क्या है, अवेलेबल हैं। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और इसमें एक खास बात बता दूं, ये जो भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं, आज के जो क्वेश्चन है ये हमारे लेटेस्ट अटेम्प्ट जो हमारे 2000 किसमें 21 में जो हुए और 2000 कौन से 20 में जो हुए, ओके, वो क्वेश्चंस हम यहाँ पर करने वाले हैं। जैसे दिसंबर 21 में जो हुआ, जुलाई क्या हुआ 21 में जो हुआ, तो वो सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पर अभी करने वाले हैं। ओके, तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। और एक बात और याद आ गई, वो भी आपको क्या कर देता हूँ, बता देता हूँ। ये जो हम यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं आज, अभी इस लेक्चर के अंदर हम 6 क्वेश्चन करेंगे, इस लेक्चर के अंदर हम 6 क्वेश्चन करेंगे। तो इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे क्या हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। तो आप टेलीग्राम से इसका पीडीएफ क्या कर सकेंगे, डाउनलोड भी कर सकेंगे। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हो गई। ठीक है, अब हम क्वेश्चन क्या करें, शुरुआत कर दें। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं। हमारे सामने अभी है हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा, 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, एमपी लिमिटेड एंगेज्ड है मैन्युफैक्चर ऑफ किसमें, टेक्सटाइल के अंदर। मैं आपको एक बात याद दे रहा हूं, मैन्युफैक्चरिंग को लेके एक बात ध्यान रखिएगा कि आपको ध्यान होना चाहिए, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग वालों को ही क्या मिलता है, एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है। ठीक है, सिंस मई 2012 से स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन सी ईयर का क्वेश्चन है, 2021 और 22 प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। हमको नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 560 लाख का। एक बात और याद आ गई, मैं आपको बताऊं, यहां पर हम सिर्फ सॉल्यूशन ही नहीं कर रहे, यहां पर सॉल्व करने का आपको अप्रोच भी बता रहा हूं कि किस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पीजीबीपी के क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। ध्यान रखिएगा, 14 मार्क्स की बात है, बहुत ही अच्छा खासा क्या रखता है, वेटेज रखता है। अगर इस चैप्टर पे आपकी अच्छी ग्रिप है तो बहुत अच्छा स्कोर किया जा सकता है डायरेक्ट टैक्स के पेपर में। चलिए, तो 560 लाख रुपीस का क्या है, हमारा प्रॉफिट है। ओके, तो आपको बता दूं, कभी भी क्वेश्चन हम जब शुरू करेंगे तो ऑलवेज आपको हमेशा हमेशा ये क्वेश्चन कहां से शुरू करना है, एडिशनल इंफॉर्मेशन से। तो अब आप जो भी ट्रीटमेंट करेंगे किसके अंदर, 560 लैक्स के अंदर जो ट्रीटमेंट करेंगे, सबसे पहले करेंगे एडिशनल इंफॉर्मेशन का। एडिशनल इंफॉर्मेशन हमको लिखी हुई है नॉर्मल डेप्रिसिएशन। ध्यान रखिएगा, नॉर्मल डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है, कंप्यूटेड है एज पर इनकम टैक्स रूल। तो इन्होंने रेडीमेड हमको डेप्रिसिएशन कंप्यूट करके दिया है, कितना है, 71 लाख। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, आपको अपना प्रॉफिट 71 लाख से क्या करना है, रिड्यूस कर लेना है। ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्या था, ट्रीटमेंट आपको सिखा दिया। अगले पॉइंट पे आते हैं,
डिबेंचर है जिनकी फेस वैल्यू 1500 लाख है, जिनकी वैल्यू कितनी है 1500 लाख है, 5 साल का उसका क्या है टेन्योर है, इशू किए गए थे 3% किस पे डिस्काउंट पे, तो 1500 का 3% आप जब कंप्यूट करेंगे तो ये आएगा 45 लैक्स, और ये कितने साल के लिए था, 5 साल के लिए था। तो ये जो डिस्काउंट है हर साल आपको क्या करना होगा, इक्वली अमोर्टाइज करना होगा। कितना अमोर्टाइज करेंगे, इक्वली, और ये आ जाएगा कितना, 9 लाख आ जाएगा। तो आपको अपना प्रॉफिट 9 लाख से क्या कर लेना है, रिड्यूस कर लेना है। यस, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो सेकंड वाले का ट्रीटमेंट हमने कर लिया। थर्ड वाला क्या है, कंपनी रिसीव्ड ए बिल ऑफ रुपीज 3 लाख, 3 लाख रुपए का बिल मिला है मार्च 2022 में फ्रॉम ए सप्लायर ऑफ कॉटन, कॉटन के किससे, सप्लायर से हमको बिल मिला। फॉर सप्लाई मेड इन मार्च, मार्च महीने में जो सप्लाई करी थी उसका बिल मिला, लेकिन बिल वॉज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन बुक्स, बुक्स में आपने क्या नहीं करा, अकाउंटिंग बुक में आपने रिकॉर्ड नहीं करा। उसका जो पेमेंट था वो पेमेंट आपने किस में कर दिया, अप्रैल के अंदर कर दिया, और नेसेसरी एंट्री वॉज मेड इन बुक देन, फिर आपने उसमें क्या कर ली, एंट्री कर ली। द सेम हैज बीन कंसीडर्ड इन क्लोजिंग इन्वेंट्री, जो आपने माल खरीदा था कॉटन का वो आपके क्लोजिंग स्टॉक के अंदर इंक्लूडेड है, वैल्यूएशन में इंक्लूडेड है। ड्यूरिंग फिजिकल वेरिफिकेशन, मतलब ट्रांजैक्शन बिल्कुल जेन्युइन है, बुक्स में क्या नहीं करा, रिकॉर्ड नहीं करा। डजंट मैटर, अभी हम इनकम टैक्स का प्रॉफिट निकाल रहे हैं, ठीक है, इनकम टैक्स का प्रॉफिट निकाल रहे हैं, तो यहां पर ये जो 3 लाख है ये क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि हम कौन सा मर्केंटाइल सिस्टम क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। कौन सा अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, मर्केंटाइल सिस्टम क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। तो इस 3 लाख की डिडक्शन मिलेगी। अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करने से ऐसा नहीं कि इनकम टैक्स में आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी, जेन्युइन ट्रांजैक्शन थी, क्लोजिंग स्टॉक से वेरीफाई भी हो रहा है। कंपनी ने परचेज करे हैं 1000 जो गट्ठे या लट्ठे जो भी होते हैं कॉटन के, एट द रेट ऑफ 5000 रुपी, 5000 रुपी पर जो क्या है बेल है, फ्रॉम किससे, एनपी एलएलपी फर्म से, जिसके अंदर मेजोरिटी जो डायरेक्टर है उस फर्म के अंदर जो मेजोरिटी क्या है, मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स आर क्या है, पार्टनर, मतलब हमारी कंपनी के जो अधिकतर डायरेक्टर है वो उस फर्म के अंदर क्या है, पार्टनर है। मतलब ये तो हमारे स्पेसिफाइड क्या हो गए, पर्सन हो गए। क्वेश्चन में कहा है जबकि नॉर्मल सेलिंग प्राइस, आपने तो 5000 रुपए पर गट्ठा लट्ठा आपने क्या परचेज करा, जबकि उसकी मार्केट प्राइस तो सिर्फ 4600 है। मतलब आपने उनको एक्सेसिव क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया, अनरीजनेबल पेमेंट कर दिया, ठीक है ना, आपने उनको अनरीजनेबल क्या कर दिया है, पेमेंट कर दिया है। तो 400 मल्टीप्लाई बाय कितना, 1000, ओके। तो आपको अपना प्रॉफिट क्या कर देना है, 4 लाख से, ठीक है। ये तो हमारा कौन सा था, एडिशनल इंफॉर्मेशन है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है। तो अब यहाँ पर हमको जो डिडक्शन मिलेगी वो डिडक्शन हमको कैसे मिलेगी, हमको डिडक्शन मिलेगी 4600 और मल्टीप्लाई बाय कितने से, 1000 से, ठीक है। तो हमारा प्रॉफिट 400 लाख से क्या कर हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ओके। तो ये हमारी एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गई। कंप्यूट हमको क्या कहा है, टोटल इनकम कंप्यूट करने को कहा गया है, ठीक है। ये हमारा क्या था, क्वेश्चन है, और मैट प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है, और मैट प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है, ना ही सेक्शन 115 बी डबल ए एप्लीकेबल है, ओके। तो चलिए अब क्वेश्चन को वापस से, जो डेबिट क्रेडिट हुए हुए हैं उनको अब हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बोला है कि ये ऑलरेडी जो डेबिटेड और क्रेडिटेड है, सबसे पहले डेप्रिसिएशन है कंपनीज एक्ट का कितना, 52 लाख। हम इनकम टैक्स वाला क्या करते हैं, लेस करते हैं, तो कंपनीज एक्ट वाला जो भी डेप्रिसिएशन होगा उसे हम ऐड बैक कर देंगे। इंडस्ट्रियल पावर, ठीक है ना, पावर हमारा जो कौन सा होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। टैरिफ कमीशन ने 5,40,000 रुपए हमको वहां से क्या हुए, रिसीव हुए, मध्य प्रदेश किससे, गवर्नमेंट से। वॉज क्रेडिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ कौन सा, पीएनएल, क्रेडिटेड है, तो इसका हमको एंटी मतलब कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है, क्योंकि ये हमारी इनकम बनेगा, ठीक है ना, ये हमारी क्या बनेगा, इनकम बनेगा। हमको वहां से क्या हुए, रिसीव हुए हैं, हमको किससे हुए, रिसीव हुए, किससे, इंडस्ट्रियल पावर, किससे, टैरिफ कमीशन से 5,40,000 हमको रिसीव हुए, और वो ऑलरेडी पीएनएल में क्या हो रखे हैं, क्रेडिट हो रखे हैं। तो अब हमको उसका कोई भी क्या नहीं करना है, ट्रीटमेंट नहीं करना। अच्छा, आपको ध्यान होना चाहिए, गवर्नमेंट से हमको कोई भी ग्रांट सब्सिडी कुछ भी मिलता है तो वो इनकम टैक्स के सेक्शन 2 क्लॉज 24
और उसके सब क्लॉज किससे 18 से उसे क्या माना जाता है, इनकम माना जाता है। तो वर्किंग नोट में आप यही लिखेंगे 2 क्लॉज 24 सब क्लॉज 18, ठीक है, इनकम है, ऑलरेडी क्रेडिटेड है, तो इसका आपको कोई भी क्या नहीं करना, ट्रीटमेंट नहीं करना। कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन कराया आपने साइंटिफिक लैब में, जो फंक्शनिंग करती है कौन सा, नेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल, इसका मतलब ये सेक्शन 35 सब सेक्शन 2AA है, जहां आपको 100% क्या मिलती है, डिडक्शन मिलती है। स्पेसिफिक डायरेक्शन के साथ में आपने ये डोनेशन दिया है कि उस पैसे को 2.5 लाख रुपए को आप साइंटिफिक रिसर्च प्रोग्राम में, जो कि अप्रूव्ड है प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी से, उसमें आप क्या लेंगे, काम लेंगे। तो देखिए पहले के समय में डिडक्शन ज्यादा मिलती थी, इसलिए हमको ट्रीटमेंट करना पड़ता था। आज हमें 100% डिडक्शन ही मिलती है, ऑलरेडी पीएनएल में डेबिटेड कर रखा है, तो इसका भी हमको कोई ट्रीटमेंट नहीं करना, मतलब हमको इसका क्या करना है, एंटी करना है, नो ट्रीटमेंट, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, डेबिटेड है। वर्किंग नोट में आप यही लिखेंगे कि ये ऑलरेडी क्या है, डेबिटेड है, और डिडक्शन भी हमको क्या मिलती है, 100% ही मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है, प्लॉट हमने बेचा है, प्लॉट बेचना कैपिटल गेन होता है, पीजीबीपी नहीं होता है, ओके। हमने बेचा है किसी एवीएम लिमिटेड को, एक डोमेस्टिक कंपनी है, ध्यान रखिएगा डोमेस्टिक कंपनी, और उस कंपनी के पूरा का पूरा शेयर कैपिटल हमने उसको हेल्ड कर रखा है। तो अगर कोई कंपनी है जिसका एंटायर शेयर हमने हेल्ड कर रखा है, सब्सिडरी है हमारी, और वो सब्सिडरी कौन सी है, डोमेस्टिक इंडियन सब्सिडरी है, तो उस केस में कोई भी कैपिटल गेन नहीं टैक्स होता है, वो कैपिटल गेन क्या हो जाता है, एग्जेम्प्ट हो जाता है। आपको ध्यान होगा कैपिटल गेन में सेक्शन 47 और क्लॉज कौन सा है, 4 है, तो ये कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट होगा। लेकिन क्योंकि आपने पीजीबीपी में इसको रिकॉर्ड कर लिया है, तो आपको अपना प्रॉफिट 8 लाख रुपए से क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। आपको अपना प्रॉफिट 8 लाख से रिड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि ये कैपिटल गेन की इनकम है। हालांकि वो कैपिटल गेन तो क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा, लेकिन ये हेड कैपिटल गेन क्या है, पीजीपी नहीं है, इसलिए पीजीबी में इसको लेस कर लीजिए। फिर आपने क्या करा, 3.5 लाख रुपए का पेमेंट करा है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्रोक्यूर्ड कराया आपने वन ऑफ इट यूनिट्स बंसल ट्रांसपोर्ट, आपने पेमेंट किसको करा है, ठीक है, पेमेंट करा 3.5 लाख रुपए का टूवर्ड्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस मटेरियल प्रोक्यूर्ड बाय वन ऑफ इट यूनिट्स, पेमेंट करा आपने किसको, बंसल ट्रांसपोर्ट को, जो कि एक पार्टनरशिप फर्म है। आपने गलती क्या करी, आपने उस पर कोई भी टीडीएस नहीं काटा, ट्रांसपोर्ट करने पे 194C में टीडीएस काटने का प्रोविजन है। वो जो फर्म है ट्रांसपोर्ट वाली फर्म है, वो प्रिजेम्पटिव टैक्सेशन 44A ही है, अच्छी बात है, 44A ही है। छोटे ट्रांसपोर्टर अगर आप उनसे पेन ले लो तो टीडीएस काटना जरूरी नहीं है, ठीक है, तो वो 44A ही है, और उन्होंने आपको क्या दे दिया, इस बात का डिक्लेरेशन दे दिया, वो बताएंगे तभी तो हमें मालूम पड़ेगा कि आप 44A छोटे ट्रांसपोर्टर हो, ठीक है। और उन्होंने पेन भी क्या कर दिया, फर्निश कर दिया, जब पेन भी फर्निश कर दिया तो आपको 194C से टीडीएस काटने की जरूरत नहीं थी। 3.5 लाख रुपए आपके पीएनएल में ऑलरेडी डेबिटेड है, कोई ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है, खर्चा डिसअलाउ नहीं होगा, खर्चा अलाउ होगा, क्योंकि इस पे टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, बोनस पे करा है आपने किसको, स्टाफ को। बोनस पे करने पे सेक्शन 43B लगता है, जो कि बोलता है रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट तक पेमेंट कर देना चाहिए। बोनस पे करा है 1.5 लाख रुपए का, बोनस पेड है 1.5 लाख, विच वॉज प्रोवाइडेड फॉर इन द बुक्स ऑन 31 मार्च 2021, ठीक है, बट हैज बीन पेड इन अगस्त, अगस्त मतलब पिछले साल का था, पिछले साल 2021 का था, और 2021 के रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट तक आपने उसको क्या कर दिया, पेमेंट भी कर दिया, तो इसकी डिडक्शन तो आपको पिछले साल ही मिल गई होगी, ये डिडक्शन पिछले साल ही मिल गई होगी। अब आपने गलती से इस साल 21-22 में उसको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया है, इसलिए अब आपका प्रॉफिट हमें 1.5 लाख रुपए से इस साल क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। हमको प्रॉफिट आपका 1.5 लाख इस साल से बढ़ाना होगा, क्योंकि ये खर्चा 2021 में ही अलाउ हो गया होगा, क्योंकि आपने रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट तक अगस्त 2021 तक आपने उसका पेमेंट कर दिया था, तो रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट से हो गया था, इस साल डिडक्शन नहीं थी, डेबिट कर दिया तो एड बैक हो जाएगा। चलिए 15 लाख रुपए का इंटरेस्ट है लोन का, आपने लिया था परचेज ऑफ किसके लिए, प्लांटेड मशीनरी के लिए, ठीक है। अब इस 15 लाख में से 5 लाख रुपए उस पीरियड के हैं अप टू टिल मशीनरी वॉज क्या है, कमीशन, मतलब 10 लाख तक की डिडक्शन तो मिलनी चाहिए। 10 लाख तो कौन सा रेवेन्यू है, वो इंस्टॉलेशन के बाद का है, लेकिन इंस्टॉलेशन तक का कितना है, 5 लाख है, कैपिटलाइज होना चाहिए, और उस पर आपको डेप्रीसिएशन मिलना चाहिए। डेप्रीसिएशन लगा मत देना,
क्योंकि क्वेश्चन में हमको इनकम टैक्स रूल से डेप्रिसिएशन ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हमको डेप्रिसिएशन निकालना नहीं है, लेकिन हाँ ये ट्रीटमेंट जरूर करना है कि आपने 15 लाख जो डेबिट कर दिए, इसमें से सिर्फ 10 लाख जो इंस्टॉलेशन के बाद वाला है, सिर्फ वो ही कौन सा है, रेवेन्यू वाला है। अप टू द डेट ऑफ पुट टू यूज तक का जो भी इंटरेस्ट बनता है, आपको ध्यान होना चाहिए सभी को कि वो क्या होता है, कैपिटलाइज होता है। इसलिए आपको अपना प्रॉफिट 5 लाख से क्या कर लेना है, बढ़ा लेना है। आपको अपना प्रॉफिट 5 लाख से बढ़ा लेना है। चलो, एक डेटर है, ठीक है, जिनसे हम 20 लाख रुपए क्या करते थे, मांगते थे, और उसका क्या निकल गया, दिवालिया निकल गया, इंसॉल्वेंट हो गया, हेंस रिटर्न ऑफ कर दिया। बहुत अच्छी बात है, बस यही करना था। बैड डेट्स को बुक्स में से राइट ऑफ करना होता है, ठीक है। आप उसको क्या कर दीजिए, राइट ऑफ कर दीजिए, डिडक्शन मिल जाएगी। अब ये ऑलरेडी डेबिटेड है तो इसका एंटी होगा, कोई ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी डेबिटेड है और डिडक्शन आपको मिल चुकी है, और डिडक्शन मिलनी भी चाहिए क्योंकि आपने उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से राइट ऑफ कर दिया है। 5 लाख रुपए बीइंग एडिशनल कंपनसेशन आपको रिसीव हुआ है, किससे, स्टेट गवर्नमेंट से, परसुएंट टू एन इंटरिम ऑर्डर ऑफ कोर्ट। कोर्ट का इंटरिम ऑर्डर था, सरकार ने आपकी जमीन क्या कर ली थी, एक्वायर कर ली थी, स्टेट गवर्नमेंट ने, आप कोर्ट में गए, कोर्ट का भी इंटरिम ऑर्डर आया है, ठीक है, इंटरिम ऑर्डर आया, ऑर्डर 16-17 में आया था, अभी 5 लाख रुपए सी हो गए। सबसे पहला काम आप ये करें, आप ये बताएं कि ये इंटरिम ऑर्डर वाला जो होता है ये उस ईयर में टैक्सेबल होता है जिस ईयर में क्या आता है, फाइनल ऑर्डर आता है, तो ये अभी टैक्स नहीं होगा। तो इस वजह से आपको अपने प्रॉफिट को 5 लाख से क्या कर लेना चाहिए, घटा लेना चाहिए, क्योंकि आपने इसको क्रेडिटेड कर रखा है, तो 5 लाख से घटा लेना चाहिए। फाइनल ऑर्डर आएगा, टैक्सेबल होगा, और टैक्सेबल भी कौन से हेड में होगा, ये कैपिटल गेन हेड का है, ये पीजीवीपी का मामला नहीं है, तो इसको पीजीवीपी से हटाओ इसको, ठीक है। और साथ में भी बोलो कि उस ईयर में करेंगे भाई जिस ईयर में क्या होगा, फाइनल, ठीक है, ऑर्डर। तो इस तरीके से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू एक्सपांड इट्स ओवरसीज बिजनेस को बढ़ाना है, कंपनी ने ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट करा, और वो ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट किससे कराया, एक लंदन वाली कंपनी से कराया जिसका इंडिया में कुछ नहीं था, पी नहीं था। करिए कोई बात नहीं, लेकिन आपको उसका ईएल करना चाहिए था, इक्वलाइजेशन लेवी, जो एट द रेट ऑफ 6%, 165 सेक्शन इनकम टैक्स का नहीं है ये, ठीक है, 6% आपको बताया गया है ईएल, इक्वलाइजेशन लेवी करने के लिए। अब चूंकि आपने क्या करा, इक्वलाइजेशन लेवी नहीं करा, ठीक है ना, नो टैक्स टीडीएस, टीडीएस तो काटना ही नहीं था, ठीक है, इक्वलाइजेशन लेवी करनी थी तो वो आपने नहीं करी, और आपने क्या कर दिया, 5 लाख रुपए उनको पे कर दिए, तो ये 5 लाख पूरा एक्सपेंडिचर आपका क्या हो जाएगा, डिसअलाउ कर दिया जाएगा, क्योंकि आपने इक्वलाइजेशन लेवी नहीं करी, तो ये 100% एक्सपेंडिचर आपका डिसअलाउ कर दिया जाएगा। तो आप अपने प्रॉफिट को कृपया करके 5 लाख से क्या कर लें, बढ़ा लें। इसके बाद में लास्ट ट्रीटमेंट, क्वेश्चन सिंपल, लास्ट ट्रीटमेंट, 2 लाख रुपए आपने कंसल्टेंट को पे करे, एक्सपर्ट ओपिनियन फॉर न्यू बिजनेस सेटअप, न्यू बिजनेस सेटअप के लिए, न्यू बिजनेस नया है तो उसके लिए जो भी एक्सपेंडिचर होगा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब वो बिजनेस चालू हुआ नहीं हुआ हमें इससे मतलब नहीं है, मतलब ये था बिजनेस नया है तो उसके लिए होने वाला एक्सपेंडिचर कैपिटल है। क्योंकि पीएनएल में आपने डेबिट कर लिया तो आप कृपया करके अपने प्रॉफिट को 2 लाख से क्या कर लें, बढ़ा लें, 2 लाख से बढ़ा लें, और ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया, ये क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो यहां पर हमने क्वेश्चन सॉल्व करा, सबसे पहले किससे करा, एडिशनल इंफॉर्मेशन से करा। आपको भी एग्जाम में एडिशनल इंफॉर्मेशन से ही करना है, वहीं से ही करना है, कोई चॉइस नहीं है, यही तरीका होता है, कोई चॉइस नहीं है कि आप क्या करेंगे, ऊपर वाले ट्रीटमेंट से चालू जाएंगे, ऊपर वाले से ट्रीटमेंट होंगे, शुरू करेंगे तो मान के चलिए कि आप उसमें ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, और ज्यादा क्या करेंगे, मिस्टेक करेंगे। तो ये हमने क्वेश्चन पूरा क्या कर लिया, इसको सॉल्व कर लिया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे अब हम क्या करते हैं, बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस तो अब हम क्वेश्चन नंबर किस पे आ रहे हैं, सेकंड पर आ रहे हैं। ओके, सेकंड है, दिनकर सिंथेटिक लिमिटेड एंगेज्ड है बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेक्सटाइल गुड्स। तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है, ऑफ क्या करते हैं, शूटिंग शर्टिंग्स, और 2012 से बिजनेस कर रहे हैं। इस साल का प्रॉफिट उनका 75 लाख का, ये क्वेश्चन है 21 और किसका, 22 का। ओके, तो 21 22 का क्वेश्चन है, और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इस बात का हम बिल्कुल क्या रखने वाले हैं, ध्यान रखने वाले हैं।
अब इसके बाद हम जो करेंगे वो ये है, जो ऑलरेडी डेबिटेड और क्रेडिटेड है उनको नहीं करेंगे। अब हम करेंगे क्वेश्चन को किससे, एडिशनल इंफॉर्मेशन से। ठीक है, किससे, एडिशनल इंफॉर्मेशन। और ये रही हमारी कौन सी है, एडिशनल इंफॉर्मेशन। एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन। और एडिशनल इंफॉर्मेशन में सबसे पहले, ऑन स्क्रूटिनी ऑफ रिकॉर्ड्स फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन डिटेल्स वर एक्सट्रैक्टेड। कंपनी ने सोल्ड करा है प्लॉट ऑफ लैंड, जमीन बेची है। ध्यान रखिए, जमीन बेचना कभी पीजीपी नहीं होता है। एक डोमेस्टिक कंपनी को उन्होंने बेच दिया 35 लाख रुपए में, जबकि वो प्लॉट उन्होंने 2019 में 26 लाख रुपए में परचेज करा था। परचेज मई में करा था, बेच उन्होंने इस साल किस में दिया, अप्रैल में दिया। 24 महीने नहीं होने के कारण, मतलब लेस देन कितना है ये, 24 क्या है, मंथ्स है। इस वजह से इस कैपिटल गेन का नेचर हुआ जा रहा है कौन सा, शॉर्ट टर्म क्या है, कैपिटल गेन है। अब ये जो कंपनी है जिससे हमने मतलब कैपिटल गेन कमाया है, इसके सारे के सारे शेयर्स हमने हेल्ड कर रखे हैं। रिपीट हो रहा है पॉइंट, आपको ध्यान होगा, सेक्शन 47 और क्लॉज हमको 4 सिखाता है कि अगर आपने किसी कंपनी के सारे शेयर्स हेल्ड कर लिए, होली ओन सब्सिडरी है और वो एक इंडियन कंपनी है, तो उसके साथ कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो कैपिटल गेन क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। करना कुछ नहीं है, एडिशनल इंफॉर्मेशन वाले हमको दिया हुआ है। अब इसके बाद में कंपनी ने एक 5 लाख रुपए का लोन लिया था मनु टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड से, जिसमें हमारा 16%, प्राइवेट कंपनी है और हमारे पास में 16% वोटिंग राइट है। 16% का मतलब होता है 10% और 10% से ज्यादा। तो हम उसके स्पेसिफाइड पर्सन है, 10% या 10% से ज्यादा हमारे पास में प्राइवेट कंपनी की होल्डिंग है। उस कंपनी से लोन तो हमने 5 लाख रुपए का लिया है और उस कंपनी के पास में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, जिस दिन हमने लोन लिया 2 लाख रुपए का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। तो जहां तक हमने लोन लिया उस अमाउंट तक हम उसे डीम्ड इनकम, डीम्ड डिविडेंड मान लेंगे, 2 क्लॉज 22 और सब क्लॉज किसका, ई का। और हमको हमारा प्रॉफिट 2 लाख रुपए से इंक्रीज करना होगा, लेकिन ये हमारे जाएगा इनकम फ्रॉम किस में, अदर सोर्सेस में। तो ये ट्रीटमेंट आपको बता दिया, इनकम फ्रॉम किस में जाएगा, अदर सोर्सेस में 2 लाख जाएगा। अप टू एक्यूमुलेटेड कौन सा प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 2 लाख है। इसके बाद में कंपनी ने परचेज करी है एक मोटर कार, ड्यूरिंग द ईयर पर्पस बिजनेस का है। अगस्त में परचेज करी थी 12,80,000 रुपए में। 12,80,000 रुपए में इन्होंने क्या करी, परचेज करी। 2,80,000 रुपए का जीएसटी पे करा। मान के चलते हैं कि जो जीएसटी पे करा उसका तो आपने क्या लिया होगा, आईटीसी। और जो भी आईटीसी ले लेते हो वो आपकी एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता है। और जो डेप्रीसिएशन है अबाउ कार पे, वो पीएनएल में डेबिट नहीं हुआ है। तो एक काम करें, 15% डेप्रीसिएशन की रेट है, इस 1.5 लाख के डेप्रीसिएशन को आप पीएनएल में डेबिट कर दें और अपना प्रॉफिट क्या कर लें, रिड्यूस कर लें, कितने से, 1.5 लाख रुपए से। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 2,80,000 का आपको क्या है, आईटीसी है। बड़ी सरल ये प्रोविजन है। एक्चुअल कॉस्ट 10 लाख मानी जाएगी, 15% डेप्रीसिएशन का रेट है, 1.5 लाख रुपए से प्रॉफिट को रिड्यूस कर। तो ये हमने इस असम्पशन पे करा है कि हमने इसका क्या लिया है, आईटीसी लिया है। और अगर आप ये असम्पशन लेते हैं कि हमने आईटीसी नहीं लिया है, तो आप इसकी कॉस्ट को पूरा 12,80,000 मान के 15% इस पर आप डेप्रीसिएशन क्या कर सकेंगे, चार्ज कर सकेंगे। 12,80,000 का 15% हो जाएगा 1,92,000। तो आप वर्किंग नोट में बता दीजिएगा कि आप इसका आईटीसी ले रहे हैं या आईटीसी नहीं ले रहे हैं। अगर आईटीसी ले रहे हैं तो 1.5 लाख रुपए का डेप्रीसिएशन, नहीं ले रहे हैं तो 1,92,000 का क्या होगा, डेप्रीसिएशन होगा। क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपको जानकारी दी है, कंपनी ने फॉलोइंग नंबर ऑफ वर्कर्स, एडिशनल क्या करें, वर्कर्स करें। और ये सारे के सारे पीएफ में क्या होता है, कंट्रीब्यूशन होता है। पिछले साल के एंड में हमारे पास में 480 एम्प्लॉय थे और इस साल के एंड में 530 हुए। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ इंक्रीज जो हुआ है हमारा, वो हमारे लिए हुआ है कितने का, 50 का। इस साल आपने वैसे तो 120 जनों को रखा था, लेकिन 70 जनों को आपने रिट्रेच भी कर दिया था। तो नेट इंक्रीज कितने का हुआ है, 50 का हुआ है। आपको डिडक्शन मिलेगी सेक्शन कौन से में, 80JJ और किसके अंदर, AA के अंदर। भाई पीएनएल में तो सैलरी की तो मिलेगी,
एडिशनल और मिलेगी कितनी, 30% 80JJAA के अंदर। अब ये जो न्यू एम्प्लॉय है, ये जो रिक्रूटेड है, मास रिक्रूटमेंट हुए थे किसके अंदर, जुलाई के अंदर। तो आपको ध्यान होना चाहिए एटलीस्ट 240 डेज का एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। और जो सर्टेन इंडस्ट्री होती है जैसे लेदर हो गया, फुटवियर हो गया, तो वहां कितना होता है, 150 होता है। तो कितना है, 150 होना चाहिए। आपने उनको रखा है 15,000 रुपए पर मंथ पे, 25,000 से ज्यादा होता तो नहीं मिलती। अब चूंकि यहाँ 15,000 मिल जाएगी। और जो पेमेंट है सैलरी का वो किससे किया गया, अकाउंट पे चेक से किया गया। अगर बीआरएस चेक से किया गया होता तो डिडक्शन नहीं मिलती। तो 15,000 रुपए प्रति माह है। ऐसे एडिशनल कितने हैं, 50, जिनके रेस्पेक्ट में डिडक्शन आपको मिलेगी। एम्प्लॉय दिया है आपने किस में, जुलाई में, तो अप्रैल मई जून 3 महीने का नहीं मिलके आपको मिलेगा कितने का, 9 मंथ्स का। तो 15,000 मल्टीप्लाई बाई 50 और मल्टीप्लाई बाई 9, और उसका करना होगा आपको 30%। इसकी आपको 80 डबल जे और डबल ए में क्या मिल जाएगी, आपको इसकी डिडक्शन मिल जाएगी। 80 डबल जे और डबल ए में डिडक्शन मिलेगी। और जो भी बाकी तो नेट प्रॉफिट हमको दिया वही है। कंपनी का जो टर्नओवर है 19-20 में वो 450 करोड़ है। अब चूंकि टर्नओवर 400 करोड़ से ज्यादा है, इसलिए 25% वाला जो रेट होती है इनकम टैक्स की, वो बेनिफिट आपको नहीं मिल पाएगा। आप पे डेप्रिसिएशन, आप पे जो टैक्स रेट है वो 30% ही क्या करेगी, काम करेगी। और कंपनी ने 115 बी डबल ए भी क्या नहीं करा है, ऑप्टन नहीं करा है। 115 बी डबल ए भी इन्होंने क्या नहीं करा हुआ है, ऑप्टन नहीं करा हुआ है। तो इन पे जो टैक्सेशन होगा वो एट द रेट ऑफ कितने से होगा, 30% से होगा। तो ये हमने कर लिया। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, मतलब जो ऑलरेडी डेबिटेड और क्रेडिटेड है उनको भी अब हम क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। ये डेबिट और क्रेडिट वाले हमको दिए हुए हैं यहाँ पर। कंपनी यूज टू इंक्लूड इंटरेस्ट कॉस्ट। इंटरेस्ट जो होता है वो अपने स्टॉक, मतलब अपने इन्वेंट्री में उसको क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। मैं आपको बता दूं, इंटरेस्ट मतलब होता है हमारा बोरोइंग कॉस्ट। बोरोइंग कॉस्ट मतलब बीसी हो गया। और एज पर आईसीडीएस कौन सा, 9, ये हमारी कॉस्ट का पार्ट तभी बनेगा जब वो इन्वेंट्री जो है जिसको बनने में 12 महीने या 12 महीने से क्या लगता हो, अगर ज्यादा का समय लगता हो, उसको सेलेबल बनने के लिए, उसको क्या बनने के लिए, सेलेबल कंडीशन में आने के लिए, अगर 12 महीने या 12 महीने से ज्यादा का अगर समय लगता हो, तो ऐसी इन्वेंट्री पे जो भी इन्वेंट्री, मतलब आईसीडीएस हमारा क्या होता है, 2B होता है इन्वेंट्री वाला। तो इंटरेस्ट की कॉस्ट है ना हमारे क्या होता है, स्टॉक की कॉस्ट में इंक्लूड होता है, तो वो होता है, अदरवाइज नहीं होता। अब यहाँ पर क्वेश्चन जो है हमारा, ये इंडस्ट्री कौन सी है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में तो मान ही नहीं सकते कि यहाँ पर 12 महीने या 12 महीने से ज्यादा का समय लगता होगा टेक्सटाइल प्रोडक्ट को शर्टिंग शूटिंग्स बनाने के लिए। अब इन्होंने चूंकि क्या कर दिया, उसको स्टॉक में इंक्लूड कर दिया। और फिनिश गुड्स अप टू द फाइनेंशियल 20-21, अच्छा पहले तक कर रहे थे। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन्होंने 21-22 में क्या करा, कंपनी ने अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी ही बदल दी जा सकती है। अगर आपके पास में रीजनेबल है तो आप बिल्कुल बदल सकते हैं। एज इश्यूड बाई हमारा चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूट है। एंड देयर बाई अब क्या कर रहे हैं, एक्सक्लूड कर रहे हैं इंटरेस्ट को। जब इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करते हैं तो अब इंक्लूड नहीं करते, ये अच्छी बात है, ये सही ट्रीटमेंट करते हैं। और इसका रिजल्ट क्या है, डिक्रीज हुआ है प्रॉफिट, 13.5 लाख रुपए से प्रॉफिट डिक्रीज हुआ है। और दिस पॉलिसी क्या रहेगी, कंटिन्यू। तो ये आईसीडीएस के बेस पे है। और आईसीडीएस यही कहता है कि बिल्कुल आप बदल सकते हो, बस जो बदल रहे हो उसके लिए आपके पास में साइंटिफिक रीजन हो, और जो बदल रहे हो उसको आगे आप क्या करोगे, फर्दर कंटिन्यू करोगे तो करा जा सकता है। यहाँ एंटी हो जाएगा, कोई ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अकाउंटिंग पॉलिसी बदली जा सकती है। और अब अकाउंटिंग पॉलिसी आईसीडीएस 9 यही कहता है कि अगर आपके स्टॉक को बनने में 12 महीने या 12 महीने से ज्यादा का समय नहीं लगता है, तो उसकी इंटरेस्ट की कॉस्ट उसके अंदर इंक्लूड नहीं की जाएगी। तो इसका एंटी होगा, कोई ट्रीटमेंट हमको यहाँ पर करना नहीं है, इसका हमको कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। कंपनी ने प्रोविजन बनाया ग्रेचुटी का। ये ग्रेचुटी का प्रोविजन बनाने से डिडक्शन नहीं मिलती है, भले ही वो प्रोविजन आप अपने एक्चुअल वैल्यूएशन से क्यों ना बना लो 5 लाख का, ये आपने डेबिट करके गलत किया, डिडक्शन नहीं मिलेगी।
जबकि आपने एक्चुअल ग्रेचुटी जो पे करी है इस साल वो मात्र 1,20,000 पे करी है। तो ऐसी स्थिति में डिडक्शन आपको मात्र 1,20,000 की मिलनी चाहिए थी। अब चूंकि 3,80,000 जो ज्यादा पीएनएल में डेबिट कर दिए गए हैं, समझदारी यही है कि आप अपने प्रॉफिट को समय रहते 3,80,000 रुपए से क्या कर लें, बढ़ा लें। कितने से बढ़ा लें? 3,80,000 से बढ़ा लें। सिंपल ट्रीटमेंट था। कंपनी ने डेबिट कर दिया पीएनएल के अंदर। वन टाइम क्या है? फ्रेंचाइज फी। फ्रेंचाइज फीस आपको ध्यान होना चाहिए, आईए होता है, मतलब इनटेंजिबल एसेट होता है, जिसपे 25% की रेट से डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। 20 लाख रुपए का आपने वन टाइम फ्रेंचाइजी फीस पे करी, गलत करा आपने, जो कि उसको पीएनएल में क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। ठीक है, पेड कर दिया फॉरेन कंपनी को फॉर ऑब्टेनिंग फ्रेंचाइजी के लिए। द रेलेवेंट अमाउंट ऑफ टीडीएस हैज बीन डिडक्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय द कंपनी इन टाइम। वो सब ठीक है, लेकिन ये पीएनएल में डेबिट होने वाली चीज नहीं है। ये एक इनटेंजिबल असेट वाली चीज है। कौन सी वाली चीज है? इनटेंजिबल असेट वाली चीज है। इस पे आपको बेसिकली क्या मिलना चाहिए? डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए। तो बेसिकली आपने 20 लाख डेबिट कर दिए, 20 लाख डेबिट कर दिए, गलत करा। आपको अपने प्रॉफिट को 20 लाख से इंक्रीज कर लेना चाहिए, लेकिन आपको डेप्रिसिएशन भी मिलना चाहिए। बात है अगस्त महीने की, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए। 25% इस पे डेप्रिसिएशन की रेट है, तो 5 लाख प्रॉफिट आपका लेस होना भी बनता है। आप चाहें तो जैसे करें, 20 लाख के प्रॉफिट को बढ़ा लें, 5 लाख का प्रॉफिट फिर घटा लें, या फिर आप सिर्फ 15 लाख से भी प्रॉफिट अपना क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। अच्छा, हमने डेप्रिसिएशन यहां पर इसलिए करा क्योंकि हमको एडिशनल इंफॉर्मेशन में डेप्रिसिएशन कंप्यूट हुआ दिया हुआ नहीं था। अगर मेरे को दिया हुआ होता कि आपका इनकम टैक्स रूल से, आईटीआर मतलब इनकम टैक्स रूल बोल रहा हूं, उससे अगर डेप्रिसिएशन दिया होता तो मैं मान लेता कि ये डेप्रिसिएशन सही तरीके से निकाला हुआ होगा। अब चूंकि एडिशनल इंफॉर्मेशन में डेप्रिसिएशन दिया हुआ नहीं है, तो मेरे को डेप्रिसिएशन निकालना पड़ा। 5 लाख का डेप्रिसिएशन मिलेगा, 20 लाख का प्रॉफिट मेरे को बढ़ाना पड़ेगा। इसके बाद में कंपनी का पैसा क्या हो गया? गुम गया। 12 लाख रुपए गुम गए, चोरी हो गए। वो कब हुए? जब बैंक से पैसा निकाला जा रहा था। तो ये तो भाई बिजनेस का है, चोरी हो ही सकती है, इसको तो क्या रोकेंगे? प्रिकॉशंस रखें, अब फिर भी चोरी हो ही जाती है। ठीक है, एंड टेकन टू एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस जब लाना था, बीच में चोरी हो गई। इंश्योरेंस नहीं था, फुल्ली चार्ज टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बिल्कुल सही करा, ये कोई कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर तो है नहीं, रेवेन्यू नेचर का है, हो सकती है चोरी तो ये। ठीक है, अब बिजनेस कर रहे हो तो हो ही सकता है, और नहीं भी कर रहे होते बिजनेस तो भी बैंक से निकालते समय चोरी हो सकती है। इसका कोई ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, डेबिटेड करा है, बढ़िया चीज है, यही करने का था इसमें। अब लास्ट ट्रीटमेंट है इस क्वेश्चन का। क्या? 1 दिसंबर 2021 को क्या हुआ? कंपनी ने 3 लाख रुपए की रॉयल्टी किसी नॉन रेसिडेंट को पे करी। टीडीएस काटा 10%, अच्छी बात करी, क्योंकि टैक्स रेट भी 10% ही है, तो 10% काटना था। अब वो जो टैक्स था जो डिडक्ट करा, कंपनी ने नहीं जमा कराया रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट तक, ये बुरा करा। ये बुरा करने से क्या होगा? एक्सपेंडिचर डिसल होगा। हाउएवर क्या हुआ? मिस्टर रोजर जो है नॉन रेसिडेंट सबमिट हिज रिटर्न ऑफ इनकम। उसने अपना रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करा, वो होशियार था, रिटर्न फाइल करा उसने, उसमें अपने 3 लाख रुपए की इनकम भी बताई। देखिए आपको ध्यान होगा, अगर मैं टीडीएस नहीं काटता, अगर मैं टीडीएस काटता ही नहीं, ठीक है, फिर वो एनआर अपना आरओआई फाइल करता, उस आरओआई के अंदर उस रॉयल्टी को अपनी आई बताता, मतलब आई का मतलब है इनकम बताता, और उस आई पे क्या करता? टी मतलब टैक्स भी पे कर देता। तो ये मान लिया जाता कि मैंने टीडीएस काट के जमा करा दिया और मेरे को डिडक्शन मिल जाती। लेकिन यहां पर तो क्या, यहां पर तो आपने टीडीएस काट लिया था, आफ्टर डिडक्शन था, और काट के आपने जमा नहीं कराया। ये बहुत बुरी बात है कि पैसा काट लो और जमा नहीं करो, बहुत बुरी बात है। बुरे कर्मों का फल बहुत बुरा होता है। अब आपके साथ बुरा ये होगा, आपने डेबिट तो कर रखा होगा, आप अपने कृपया करके, कृपया नहीं करो, आप तो अपना प्रॉफिट 3 लाख से क्या कर लो? बढ़ा ही लो। ठीक है ना? ये मत सोचना कि यहाँ पर कोई फर्स्ट प्रोवाइजो लग जाएगा 201 का, कुछ नहीं। वो तब लगता है जब आपने टीडीएस काटा ही नहीं था, लेकिन नॉन रेसिडेंट भला मनुष्य था, उसने अपने आरओआई फाइल करा, उसके अंदर उसने आरओआई फाइल करा, उसके अंदर उसने अपने उसको क्या बताया? इनकम बताई, उस पर टैक्स पे कर दिया। तो ये हमारे सारे क्या हो गए? ट्रीटमेंट हो गए हमारे कौन से क्वेश्चन के? सेकंड क्वेश्चन के। ठीक है, देखिए लेटेस्ट अटेम्प्ट के क्वेश्चन हैं, बड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चन हैं। अगर प्रैक्टिस करके जाएं, प्रैक्टिस का मतलब है पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन हम करके जाएं, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है।
आपने प्रीवियस अटेम्प्ट दिए होंगे उसी में ये क्वेश्चन आया था। आपके बिल्कुल क्या आते, अच्छे मार्क्स 14 मार्क्स आते। ठीक है, 14 मार्क्स का क्या क्वेश्चन है। और ये जो ट्रीटमेंट है ये कोई प्रोविजन पढ़ने से नहीं हो जाते हैं, ये सिर्फ क्वेश्चन पास्ट एग्जाम आरटीपी एमटीपी क्वेश्चन को सॉल्व करने से क्या हो जाते हैं, हमको आ जाते हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बता रहा है, क्या सिखा रहा है, आइए सीखते हैं, करते हैं। नेट प्रॉफिट है दिलीप इंडस्ट्री का, एंगेज्ड है मैन्युफैक्चरिंग आयरन स्टील, नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया है आंध्र प्रदेश का। पहले आंध्र प्रदेश में एडिशनल डेप्रिसिएशन 35% मिलता था, लेकिन अब तो सब जगह एडिशनल डेप्रिसिएशन 20% हो गया है। डेबिट क्रेडिट फॉलोइंग आइटम के डेबिट क्रेडिट के बाद में हमको जो प्रॉफिट दिया है वो 1000 लाख का हमको प्रॉफिट दिया है। जैसा आपको मालूम है अब तो कि हमेशा क्वेश्चन हमें किससे करना है, हमेशा क्वेश्चन हमको हमारी एडिशनल इंफॉर्मेशन से ही करना है। और एडिशनल इंफॉर्मेशन जो आपके सामने वो ऐसी है, WDV जो आपको दी हुई है वो फैक्ट्री बिल्डिंग 1200 लाख है, आपको इस पे 10% डेप्रिसिएशन लगा देना है। कंप्यूटर और उसकी एसेसरीज पे 40% ओपनिंग WDV पे आपको 40% क्या लगाना है, डेप्रिसिएशन लगाना है। इसके बाद में ऑफिस अप्लायंसेस हैं, डेप्रिसिएशन की रेट आपको याद होनी चाहिए, सिंपल है 15% उस पर डेप्रिसिएशन की रेट है। उसके ऊपर ट्रैक्टर्स हैं जिसका यूज होता है मूवमेंट ऑफ किसमें, रॉ मटेरियल में। रॉ मटेरियल सेमी फिश गुड्स, फिनिश गुड्स, मतलब फैक्ट्री प्रीमाइसेस में ही उसका क्या होता है, यूज होता है। डेप्रिसिएशन की रेट उस पर भी कितनी रहेगी, 15% रहेगी। प्लांट मशीनरी 800 लाख और इस पे भी डेप्रिसिएशन की रेट 15% ही रहने वाली है। ओके, अब इसमें से चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने कुछ और एडिशनल प्लांट मशीनरी क्या करी है, परचेज करी है साल के बीच में। तो आइए देखते हैं क्या है। फैक्ट्री बिल्डिंग परचेज करी है 300 लाख की, फैक्ट्री बिल्डिंग परचेज करी है, नवंबर में परचेज करी है। नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलेगा, एडिशनल नहीं मिलता है फैक्ट्री बिल्डिंग पे, वो सिर्फ प्लांट मशीनरी पे मिलता है। नॉर्मल डेप्रिसिएशन 10% है, नवंबर में होने की वजह से इस पे आपको और 50%, मतलब और का मतलब है सिर्फ हाफ डेप्रिसिएशन ही मिलने वाला है। इसके बाद में कंप्यूटर है, 25 लाख रुपए के कंप्यूटर परचेज करे, मई में परचेज करे, इसलिए आपको इस पे पूरा 40% डेप्रिसिएशन मिलेगा, लेकिन इस पे आपको कोई भी एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। ट्रैक्टर से बहुत ही सुंदर पॉइंट है, 15 लाख रुपए के ट्रैक्टर्स आपने क्या करे हैं, परचेज करे हैं। एक परचेज करा आपने अगस्त में, 10 लाख रुपए के और आपने परचेज करे, वो करे आपने फरवरी में। तो सबसे पहले तो इस पे आप नॉर्मल डेप्रिसिएशन लगा लें 15 लाख, 15 लाख पे 15% नॉर्मल डेप्रिसिएशन, 10 लाख पे नॉर्मल डेप्रिसिएशन 15% का 50%, मतलब हाफ द डेप्रिसिएशन की रेट लगेगी। अब यहाँ पर खास बात आप ध्यान दीजिएगा, इस पे आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा क्योंकि ट्रैक्टर जो है फैक्ट्री में यूज हो रहे हैं फिनिश प्रोडक्ट सेमी फिनिश प्रोडक्ट को ले जाने में। वैसे आपको ध्यान हो, अगर रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल होता है, आरटीवी होता है, तो उस पे एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है, ठीक है ना। अगर एयरक्राफ्ट होता है तो उस पे भी आपको नहीं मिलता है, शिप होता है तो भी उस पे एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है। जो रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल होते हैं उस पे नहीं मिलता, लेकिन ये ट्रैक्टर है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि ये फैक्ट्री प्रीमाइसेस में काम आ रहे हैं, उसके रॉ मटेरियल को, सेमी फिनिश गुड्स को और फिनिश गुड्स को लिए, ठीक है, उसके लिए काम आ रहे हैं, तो इसलिए आपको इस पे एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। एडिशनल डेप्रिसिएशन कंप्यूट करना बड़ा सिंपल है, 15 लाख, डेप्रिसिएशन की रेट कितनी है, 20% होगी, और ये है 10 लाख, और इस पे एडिशनल डेप्रिसिएशन 20%, लेकिन आधा ही मिलेगा, और वो कितना मिलेगा, 50% ही मिलेगा। वो कितना मिलेगा आपको, 50% ही मिलेगा। तो ये एक अच्छा पॉइंट था क्वेश्चन में करने का, कर लिया। आगे क्वेश्चन में जानकारी कुछ ऐसी है, प्लांट मशीनरी है और कितने की है, 500 लाख की है, फरवरी की, ठीक है। इस पे हम निकालते हैं नॉर्मल प्लस चलिए, तो सबसे पहले इस पे नॉर्मल डेप्रिसिएशन लगा लीजिए। नॉर्मल डेप्रिसिएशन 15% है, लेकिन फरवरी का खरीदने की वजह से 50 मिलेगा। अब इस पे एडिशनल भी आपके लगा देते हैं, एडिशनल है 500 लाख पे 20%, लेकिन उसका भी कितना लगेगा, आधा ही लगेगा, कितना, 50%। तो ये आपका नॉर्मल डेप्रिसिएशन भी और उसके ऊपर एडिशनल डेप्रिसिएशन दोनों यहाँ पर क्या कर दिया, कंप्यूट कर दिया। इसके बाद में क्वेश्चन में जानकारी आपको दी गई है, एक्सपेंडिचर आपने करे हैं ISO सर्टिफिकेट के लिए। या ISO सर्टिफिकेट कोई
कैपिटल एक्सपेंडिचर है नहीं और कोई इस पर डेप्रिसिएशन मिलना नहीं है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, 10 लाख रुपए आपके लगे हैं और इसको आपने किस में इंक्लूड कर लिया, इनटेंजिबल असेट। नहीं नहीं, ये इनटेंजिबल असेट नहीं है, ये एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। आप अपने प्रॉफिट को 10 लाख रुपए से बिल्कुल क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। 10 लाख रुपए से बिल्कुल आप इसको क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, आपको मालूम है कैपिटल नहीं है, कोई कैपिटल एसेट एक्विजिशन में नहीं है और ना ही ये कोई पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, नो हाउ हो, जो कि ये इंटेंजिबल एसेट भी नहीं है। अब रिकॉग्निजेशन ग्रांटेड हुई है रिसर्च एसोसिएशन को, लगता है हो सकता है हमने क्वेश्चन में किसी रिसर्च एसोसिएशन को डोनेशन दिया हो, उसके बारे में कह रहे हैं कि उसकी जो अप्रूवल थी वो अप्रूवल सब्सिक्वेंटली क्या हो गई, विड्रॉ हो गई, सब्सिक्वेंटली हो गई। हमारे डोनेशन देने के बाद में अगर उनकी अप्रूवल विड्रॉ हो जाती है तो हमारी डिडक्शन पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये पॉइंट भी हमने यहाँ पर कर लिया। हमको सिर्फ यहाँ पर टोटल इनकम निकालनी है, मैट को भी इग्नोर कर देना है और 115 BAA जहां पर 22% की टैक्स रेट होती है उसको भी इग्नोर कर देना है। हमको जब टैक्स कंप्यूट करना ही नहीं है, ठीक है, हमको टैक्स कंप्यूट करना ही नहीं, और 115 BAA को भी इग्नोर कर देना क्योंकि वहां पर टोटल इनकम निकालने पे कई डिडक्शन मिलती नहीं है पीजीबीपी में, तो इसको भी इग्नोर कर दिया। मैट को भी हमने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। एडिशनल इंफॉर्मेशन का तो ट्रीटमेंट हम कर ही चुके हैं। अब चलिए ऑलरेडी जो डेबिटेड क्रेडिटेड है उनका भी हम क्या कर लें, ट्रीटमेंट कर लें। तो पहला है डेप्रीसिएशन, अकाउंट्स वाला डेप्रीसिएशन। ये बिल्कुल गलत बात है कि अकाउंट्स वाला डेप्रीसिएशन 350 लाख को आप अपने प्रॉफिट को यहां पर जरूर क्या कर लीजिए, इंक्रीज कर लीजिए। कंपनी ने 50 लाख रुपए अगस्त में पे करे थे रिसर्च इंस्टीट्यूशन को, आ गया। जो नोटिफाइड है सेंट्रल गवर्नमेंट से, बाद में उसकी फरवरी में अप्रूवल विड्रॉ हो गई, हम क्या करें, हमारी डिडक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एंटी है, ऑलरेडी डेबिटेड है, कोई ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता किसी भी प्रकार से कुछ भी नहीं है। कंपनी ने 8% की ब्याज से 350 लाख रुपए बोरो करे थे किसी NBFC से, मई में बोरो करे थे, जिसका पर्पस था मशीनरी खरीदने का। हाँ, अब इसमें हमको लिंकेज देखिए, अब ये मशीन हमने खरीदी है, ये मशीन खरीदी है कौन से, 500 लाख की, और फरवरी 2022 में, लेकिन लोन तो आपने कब ले लिया, मई में ले लिया। तो ये मई हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया, दिसंबर हो गया, जनवरी हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 महीने तक का जो ब्याज होगा वो कैपिटलाइज होना चाहिए, ठीक है। और जो इंटरेस्ट है आउटस्टैंडिंग वो आपने कब पे करा, वो भी आपने नवंबर में क्या करा, पे करा। ये गड़बड़ बात है, रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट के बाद में पे करा, तो आपने गड़बड़ काम करे, दोनों ही गड़बड़ काम करे। सबसे पहले 350 लाख का 8% जो क्या होता है, ब्याज होता है, 8% ब्याज होता है। मई में लोन लिया गया था, मई का मतलब अब 11 महीने का ब्याज। सबसे पहले मैं आपके ब्याज निकाल लूं, तो 350 लाख मल्टीप्लाई बाई 8% 350 लाख मल्टीप्लाई बाई 8% मल्टीप्लाई बाई 11 डिवाइडेड बाई 12, तो ये 25.67 का ब्याज आ रहा है। ये आपने P&L में डेबिट कर दिया, बिल्कुल गड़बड़ करा। सही तरीका क्या था, 8% ब्याज, 9 महीने का जो क्या था ब्याज होता है, 9 महीने का ब्याज आपको कैपिटलाइज कर लेना चाहिए था। क्या कर लेना चाहिए था, 9 महीने का ब्याज आपको कैपिटलाइज करना था, मतलब 21 लाख ये आपको कैपिटलाइज करना था। तो सबसे पहले इसको तो आप क्या कर लो, ऐड बैक कर लो, इसको ऐड बैक कर लो, और ध्यान रखो इस 21 लाख पे डेप्रीसिएशन भी कंप्यूट कर लेना 15% की रेट से, 15% की रेट से, और आधा डेप्रीसिएशन ही क्या करना, चार्ज करना, क्योंकि आपने इसको फरवरी में पुट टू यूज करा। और इसी 21 लाख पे एडिशनल डेप्रीसिएशन भी क्या कर लेना, चार्ज कर लेना, क्योंकि हमने सिर्फ 500 लाख पे चार्ज करा था, इस 21 लाख इंटरेस्ट पे चार्ज नहीं करा था। अब एक दूसरा काम और करें, 350 लाख 8% और फरवरी और मार्च 2 महीने का जो ब्याज, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, 350 मल्टीप्लाई बाई 8% मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 12, तो ये आ रहा है 4.67। वैसे मैं इसको ऐसे भी कर सकता था, 25.67 माइनस 21 भी कर सकता था, लेकिन आपको कंप्यूटेशन सिखानी थी। ये डिडक्शन भी नहीं मिलनी चाहिए, इसको भी आप ऐड बैक कर लेना, क्योंकि इसका पेमेंट आपने
रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट के बाद में कराए तो 43B आपके इस एक्सपेंडिचर को इस साल क्या करने वाला है, डिसअलाउ करने वाला है। क्योंकि ये जो रेवेन्यू वाला था जिसकी डिडक्शन मिल जानी चाहिए थी, इसका भी पेमेंट आपने रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट के बाद में करा, तो ये एंटायर एक्सपेंडिचर को आपको क्या करना है, एड बैक करना है। पहला वाला तो ये कैपिटलाइज होगा, इस पे आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा, नॉर्मल एनडी मिलेगा और ये एडी एडिशनल मिलेगा, एनडी एडी दोनों मिलेगा। और ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था पुट टू यूज के बाद वाला, इसकी डिडक्शन 43B की वजह से क्या हो गई है, डिसअलाउ कर दी गई है। चलो, सैलरी 100 लाख फॉरेन टेक्नीशियन को पे करा इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी इंस्टॉल करने के लिए एट फैक्ट्री प्रीमाइसेस, और उस पे आपने टीडीएस नहीं काटा। पहली बात, ये एक्सपेंडिचर आपका कैपिटल है, तो इस 100 लाख को सबसे पहले तो पीएनएल में क्या कर दो, एड बैक कर दो। ये कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, पहला काम तो ये करो। दूसरा काम ये करो, इस पे भी आप, ये प्लांट मशीनरी के लिए था ना, तो इस पे भी आप नॉर्मल डेप्रिसिएशन चार्ज करो 15% की रेट से। फरवरी में पुट टू यूज होने की वजह से हाफ दी रेट होगा, और 100 लाख पे एडिशनल डेप्रिसिएशन भी क्या कर लो, चार्ज कर लो। तो बेसिकली एक तरीके से जो 500 लाख था, 2 लाख आपने टेक्नीशियन को पे करे, 21 लाख आपने ब्याज पे करा। एक तरीके से आपके लिए प्लांट मशीनरी की कॉस्ट 621 लाख होती है, 621 लाख होती है। अगर हम आंसर पे भी जाएं तो कहीं पर हो, ये रहा 621, खैर होना ही था वो तो, ये रहा। तो पहली बात तो आपको एक्सपेंडिचर को क्या कर देना है, डेबिट कर देना था आपको। ये कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है जो पीएनएल में आप क्या करोगे, डेबिट करोगे। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है प्लांट मशीनरी का, उसी की कॉस्ट में क्या होता है, कैपिटलाइज किया जाता है, उसी की कॉस्ट में किया जाता है। 10 लाख रुपए का डोनेशन दिया पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देना डिडक्शन नहीं मिलती है। पहली बात तो 10 लाख को पीएनएल में क्या कर दो, एड बैक कर दो। और आप 80 जीजीबी में ग्रॉस टोटल इनकम में से अब क्या ले लेना, डिडक्शन ले लेना, ठीक है ना। किसकी ले लेना, ग्रॉस टोटल इनकम में से आप ये डिडक्शन क्या कर लेना, ले लेना, जीटीआई में से। एक पॉइंट रह गया बीच का, एक पॉइंट रह गया, कर लेते हैं। जनरल एक्सपेंस 35 लाख रुपए पीएनएल में डेबिट है, वो टूवर्ड्स क्या है, ब्रिंगिंग, पीने का पानी लेकर आते हैं फैक्ट्री तक। फैक्ट्री हमारी कहाँ है, विलेज गांव में है, इन विच फैक्ट्री सिचुएटेड। हाँ ठीक है, रेवेन्यू है, कोई कैपिटल एसेट तो एक्वायर हो नहीं रहा, ठीक है। और ऑब्वियसली बात है, एम्प्लॉय जो है, वर्कर है, पानी तो पियेंगे तो उनके पीने की व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिजनेस को चलाने के लिए आ रही है ये तो, और अगर ये पीएनएल में डेबिट करा हुआ है तो ये तो अच्छा काम है, पानी पिलाना भी अच्छा काम है, और जो एक्सपेंडिचर की डिडक्शन मिले उसको डेबिट कर देना वो भी अच्छा काम है। तो इसका तो एंटी होगा, एंटी का मतलब होता है नो ट्रीटमेंट, इसका कोई ट्रीटमेंट होने वाला नहीं है। इसके बाद में क्या है, इसके बाद में कुछ ऐसा है, कंपनी ने 25 लाख रुपए खर्च करे कोयला खरीदने के लिए। कोयले से आग लगाएंगे क्या, करते क्या है, अच्छा आयरन स्टील वाले हैं तो इसको तो कोयला ही चाहिएगा, तो कोयला इन्होंने खरीदा, ठीक है ना, अपने किसके लिए, स्मेल्टिंग फर्नेस के लिए। अब उसकी इनवॉइस नहीं है, गलत बात है, अब कैसे प्रूव करोगे ये खर्चा जेन्युइन है। हाउएवर इनडायरेक्ट एविडेंसेस, हाँ प्रूव कर दो, इनडायरेक्ट एविडेंसेस हैं, जैसे कि गुड्स इनवर्ड रिपोर्ट है, ऑनलाइन पेमेंट है, टूवर्ड परचेज, वो अवेलेबल है। हाँ ये जेन्युइननेस क्या हो गई, प्रूव हो गई, ठीक है, जेन्युइननेस क्या हो गई, प्रूव हो गई। तो ये डिडक्शन आपको क्या होगी, मिल जाएगी। आपने तो वैसे ही डेबिट कर रखा है तो इसका तो कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। ऑडिटर हैव मेड एन एडवर्स, क्या है, ऑडिटर ने क्या कर दिया, एडवर्स रिमार्क डाल दिया रिपोर्ट में। अब ये बात जाएगी इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास में। अगर इनकम टैक्स अथॉरिटी नहीं मानेगी तो वो तो एक्सपेंडिचर को क्या कर देगी, डिसअलाउ कर देगी वो भी, तो एड बैक करना पड़ेगा। और ये तो आगे की बात हुई, अभी तक की बात से ये एक्सपेंडिचर डिडक्शन मिल जाएगी, क्योंकि आपने जो सपोर्टिंग एविडेंस होते हैं, जैसे ऑनलाइन पेमेंट हो गया, सिर्फ ऑनलाइन से प्रूव नहीं होता, जो ट्रांसपोर्ट हुआ है उसकी आपने रिसीट क्या कर दी, दे दी है, तो इससे ये एक्सपेंडिचर जेन्युइन क्या हो रहा है, प्रूव हो रहा है, डिडक्शन आपको मिलेगी। ऑलरेडी डेबिटेड है तो कुछ करने की आवश्यकता थी नहीं। अब जो क्रेडिट ऑलरेडी हुए हुए उसमें से कंपनी ने सेल कर दिया, अरे सेल करा, क्या सेल करा, 20 लाख रुपए में बेचा। किसको बेचा, एक सोल प्रॉपर्टी कंसर्न को। किसमें, अक्टूबर में, पिछले साल। और इस साल फरवरी में 10 लाख रुपए आपने रिटर्न ऑफ कर दिए इन बुक्स में से एज बैड डेट्स, ठीक है।
ड्यू टू द डिमाइस ऑफ कंपनी ने बेचा था, सेल करी थी। अच्छा, कोई कैपिटल गेन की बात नहीं है, डेटर थे आपके, ठीक है, डेटर थे जिनसे आपको 10-20 लाख रुपए क्या करने थे, लेने थे। 10 लाख रुपए आपने इस पिछले साल ही 20-21 में पिछले साल आपने 10 लाख क्या कर दिए, रिटर्न ऑफ कर दिए, तो डिडक्शन ले ली होगी आपने। अब ड्यू टू डिमाइस, अब वो मर भी गया, कंपनी को मात्र 7 लाख रुपए उससे क्या हुए, रिसीव हुए, ठीक है, टूवर्ड्स द कौन सा, फाइनल सेटलमेंट। इस साल आपको सिर्फ 7 लाख रुपए सी हुए, जो अमाउंट रिकवर्ड हुआ है आपको 7 लाख रुपए, उसको आपने बैड डेट्स रिकवर्ड बता दिए। नहीं यार, ये तो गलत बात है। ये कौन से बैड डेट्स रिकवर्ड है, 20 लाख था जिसमें से 10 लाख की तो बैड डेट डिडक्शन मिल गई, अब बैलेंस कितना बचा, 10 लाख बचा, ठीक है, उसमें से सिर्फ 7 लाख ही रिसीव हुए, तो 3 लाख तो और बैड डेट्स की डिडक्शन मिलनी चाहिए आपको, तो राइट ऑफ कर दो, और 3 लाख की और डिडक्शन मिलनी चाहिए। आपने तो गड़बड़ काम करा, आपने तो अपना प्रॉफिट 7 लाख से बढ़ा लिया, गड़बड़ काम है, आपको तो 3 लाख की डिडक्शन मिलनी चाहिए। और भाई जब बेचा होगा तो 20 लाख को आपने तो रिकॉर्ड कर ही लिया था एज ए डेटर, ठीक है, तो सेल्स तो रिकॉर्ड हो ही चुकी है। ये 7 लाख क्रेडिट करना बिल्कुल गलत बात है। अपने प्रॉफिट को 7 लाख से कम करो और प्रॉफिट को और 3 लाख से भी कम करो। मैं ये मानता हूं कि कंपनी ने 3 लाख रुपए एज ए बैड डेट्स कर ही दिए होंगे, क्योंकि ये अल्टीमेट रिकवर हुआ है, तो डिडक्शन आपको 3 लाख रुपए भी लेस करने और 7 लाख रुपए भी लेस करने, तो ये ट्रीटमेंट था। वापिस से ट्रीटमेंट सुनना है तो सुन लीजिए। टोटल डेटर 20 लाख के, पिछले साल ही 10 लाख रुपए बैड डेट्स हो गए, अब बैलेंस बचा सिर्फ 10 लाख, उसमें से रिकवर सिर्फ और सिर्फ फाइनल सेटलमेंट में 7 लाख हुए, तो इसका मतलब ये तो 3 लाख तो अल्टीमेटली डूब ही गए, तो इस 3 लाख की इस साल डिडक्शन ले लो, तो अपना प्रॉफिट 3 लाख से कम कर लो। अब चूंकि आपने ये गलत कर दिया, 7 लाख से अपना प्रॉफिट बैड डेट्स रिकवर्ड मान के बढ़ा दिया, गलत करा, तो और ये अपने प्रॉफिट को 7 लाख से क्या कर लो, कम कर लो। तो ये आपके क्या हो गए, ट्रीटमेंट हो गए। और इसी के साथ में हमने वन मोर 14 मार्क्स का क्वेश्चन आपके लिए क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। ये वन मोर 14 मार्क्स का क्वेश्चन हमने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे अब हम क्या करते हैं, बढ़ते हैं आगे और उसके भी ट्रीटमेंट कर लेते हैं आप। तो ये है अब हमारे पास में क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4 है। आज के लेक्चर में हम 6 क्वेश्चन करेंगे, 6 में से 3 कर चुके हैं, अब हमको 3 क्वेश्चन क्या करने हैं और कर यस। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमें कह रहा है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, एंगेज्ड है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ किस में, लेदर प्रोडक्ट में, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग लेदर प्रोडक्ट में। आपको एक बात याद दूं, अगर आप अपैरल में हो, फुटवियर में हो या लेदर प्रोडक्ट में हो, तो जो ATJJ और AA होता है, वहां पर 240 दिन के एम्प्लॉयमेंट की जगह 150 दिन का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं, तो भी 30% वाली एडिशनल डिडक्शन हमें मिल जाती है। 2020 पिछले साल से इन्होंने क्या करा, चालू करा था। इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु एज पर स्टेटमेंट ऑफ P&L, हमको इस साल ये 21-22 का क्या है क्वेश्चन है, और हमको प्रॉफिट दिया हुआ है कितने का, 1 करोड़ 20 लाख का। आफ्टर ध्यान है ही कि हमें डेबिट और क्रेडिट वाले आइटम से शुरू नहीं करके हमेशा क्वेश्चन शुरू करना होगा किससे, एडिशनल इंफॉर्मेशन से ही। तो आइए शुरू कर देते हैं हम एडिशनल इंफॉर्मेशन से। फाइनेंशियल 21-22 में कंपनी ने अगेन 56 एम्प्लॉय क्या करे, एम्प्लॉयड करे। ये सारे के सारे एम्प्लॉय रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करते हैं, अच्छी बात है, तभी ATJJ और ATJJA में आपको डिडक्शन मिलेगी। अब इन 56 में जो 39 थे वो जून में क्या किए गए थे, 1 जून को, ठीक है ना, कब, 1 जून को इन्होंने क्या करे थे, एम्प्लॉय करे थे कितने, 39, और सैलरी थी उनकी एट द रेट ऑफ कितना, 15,000 पर मंथ से। 14 जो थे वो इन्होंने कब करे, जुलाई में करे थे, तो 14th इन्होंने किस में करे थे, 1 जुलाई 2021 से 14th करे थे। उनकी सैलरी थी एट द रेट ऑफ 45,700। अब चूंकि इनकी सैलरी 25,000 रुपए से ज्यादा है, तो ATJJA की डिडक्शन नहीं मिलेगी। और 3 इन्होंने करे नवंबर में, 1 कौन सा, नवंबर 2021। तो नवंबर भी ठीक ही है, क्योंकि नवंबर से भी 150 दिन तो हो ही जाएंगे। कितने करे, 3 और 22,000 रुपए की सैलरी पे। अब क्वेश्चन ये कह रहा है द
सैलरी ऑफ 9 एम्प्लॉय, जो जून में इन्होंने क्या करे थे, जून में जिन्होंने करे थे उसमें से 9 जो है उनको सैलरी इन्होंने बीरियर चेक से दे दी हर महीने। तो बीरियर चेक से देने वालों के रेस्पेक्ट में आपको डिडक्शन मिलने वाली नहीं है। और आप पे 44 AB भी है, डिडक्शन मिलेगी आपको। 30 सैलरी 15,000 रुपए प्रति माह, और जून में करा मतलब अप्रैल नहीं मई नहीं, 2 महीने घटा दो तो 10 महीने का, तो ये तो हुआ 10 महीने का, डिडक्शन 30% मिलेगी। ये 3 एम्प्लॉय हैं, सैलरी 22,000 रुपए प्रति माह है, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और कितनी मार्च 5 महीने, और डिडक्शन का प्रतिशत हो जाएगा 30%। और ये डिडक्शन कंप्यूट हो गई 80JJ और कौन सी AA वाली। तो बड़ा सिंपल सा था, कर लिया हमने इसको अच्छे से ही, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने से रिपीट होते हुए दिख रहे हैं हमको। अच्छा, एक और बढ़िया ट्रीटमेंट आपको बताता हूं। देखो ये इसमें से इन्होंने क्या कहा है, इसमें से इन्होंने कहा हमने 9 जनों को सैलरी 15,000 रुपए प्रति माह 10 महीने तक किससे दी थी, बीरियर चेक से दे दी। बीरियर चेक से दे दी तो सेक्शन 40A सब सेक्शन 3 आप पे एप्लीकेबल हो जाएगा, और उस वजह से ये एक्सपेंडिचर आपको क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा। तो आपको अपना प्रॉफिट इतने से क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, 9 मल्टीप्लाई बाई 15,000 और मल्टीप्लाई बाई कितना 10, इसका मतलब हो रहा है 13 लाख और 50,000 के एक्सपेंडिचर को आपको अपने प्रॉफिट को क्या कर देना है, एड बैक कर देना है, बढ़ा लेना है, क्योंकि इसकी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। ट्रीटमेंट में आपको बताता हूँ, कहीं पर 13,50,000 दिखेगा हमको, ये रहा दिख गया हमको 13 लाख और कितना 50,000। तो ये एक बढ़िया प्रेजेंस ऑफ माइंड, क्वेश्चन करने से प्रेजेंस ऑफ माइंड और भी आ जाता है हमको। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। कंपनी ने पे करा, बैंक कंपनी हैज पेड थ्रू बैंक 1,20,000 पे करे, नेशनल रूरल डेवलपमेंट रूरल डेवलपमेंट एज सच कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन तो है नहीं, लेकिन इसकी डिडक्शन 35CCA में मिलती है, ठीक है ना। ये मत समझ लेना, तो वो CCC वाली नहीं है और CCD वाली भी नहीं है, वो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल वाली होती है ट्रेनिंग की, ये CCA में मिलती है। तो मिल जाएगी डिडक्शन, PGP में मिल जाएगी आपको। तो अपना बिजनेस के प्रॉफिट को 1,20,000 रुपए से कम कर लीजिएगा इसमें। कंपनी ने ऑप्ट करा है कंसेशनल रेट 115 BAB, ये हुई ना खास बात। 115 BAB जब आप करते हो ना, तो PGBP में समझना, जो भी आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट जैसा लगे ना, जो भी सेक्शन है भाई एडिशनल बेनिफिट है या किसी को डोनेशन देने से डिडक्शन मिल रही है, वो नहीं मिलेगी। जैसे एडिशनल डिडक्शन नहीं मिलेगी, इन्वेस्टमेंट अलाउंस तो खैर रहा ही नहीं, साइंटिफिक रिसर्च को डोनेशन देने पे नहीं मिलेगी, ये नहीं मिलेगी आपको, ये एग्रीकल्चर वाली क्या होगी, नहीं मिलेगी। तो ऐसी जो भी डिडक्शन होती है जो आपको लग रहा है कि ये तो यार एहसान जैसी है, एडिशनल है, या किसी में कंट्रीब्यूशन करने से या किसी में क्या देने से, डोनेशन देने से क्या हो रही मिल रही है, तो वो डिडक्शन नहीं मिलती, लेकिन ये मिल जाएगी क्योंकि ये कौन सी है, 35CCA है। ओके, तो एक बढ़िया पॉइंट था। सेक्शन 115 कौन सा है, BAB है। टोटल इनकम और टैक्स भी निकालना है, तो 115 BA में वैसे तो टैक्स रेट तो कितनी है, 15% है PGBP वाली इनकम पे, और बाकी इनकम पे टैक्स रेट कितनी है, 22% है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को, बढ़िया क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है वास्तव में। ये क्वेश्चन 115 BAB लगाने को कहा है, बढ़िया शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की आपको बार बार प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो एक मतलब एक तरीके से 115 BAB अच्छे से आना चाहिए। चलो, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 55 लाख है, ओपनिंग 55 है, क्लोजिंग कितना है 54 लाख है। ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हो चुका है, ओपनिंग स्टॉक ज्यादा वैल्यू होने की वजह से प्रॉफिट कम आ गया होगा, तो आप अपने प्रॉफिट को बढ़ाओ। आप ओपनिंग स्टॉक 55 लाख है, 10% आपने ज्यादा वैल्यूएशन कर लिया, मतलब ये तो 110 हो गया, तो इतने से प्रॉफिट आप अपना बढ़ा लीजिए, क्योंकि आपने ओपनिंग स्टॉक को क्या करा, ओवर वैल्यू करा। बात करते हैं क्लोजिंग स्टॉक को, क्लोजिंग स्टॉक को अंडर वैल्यू करा। क्लोजिंग स्टॉक अगर कम वैल्यू होता है तो प्रॉफिट कम आता है, अब प्रॉफिट को बढ़ाना पड़ेगा। 54 लाख आपका क्लोजिंग स्टॉक है, 10% कम आपने वैल्यूएशन कर रखा है, मतलब 90 ही दिखा रखा है, तो ये जितना भी आएगा इतने से आपको प्रॉफिट इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ओपनिंग स्टॉक आपका क्या हो रखा था, ओवर वैल्यू हो रखा था, और क्लोजिंग स्टॉक आपका क्या हो रखा था, अंडर वैल्यू हो रखा था। इस वजह से दोनों ही केस में प्रॉफिट क्या करने पड़े, हमको बढ़ाने पड़े हैं। चलो बढ़िया ट्रीटमेंट। ABC लिमिटेड
ने पे करा है, एबीसी हम ही है क्या, नहीं, हाँ हाँ हम ही है, 10 लाख रुपए पे करे इन फॉरेन करेंसी में, सेल्स कमीशन पे करा ड्यूरिंग द ईयर, लेकिन टीडीएस नहीं काटा। अरे ये क्या काम करा, ठीक है ना। मिस्टर किसको, जॉन सीना को, जो कौन है, यूएसए के नॉन रेसिडेंट है। काम क्या करा उन्होंने, प्रोक्यूर करा ऑर्डर बाहर से, उन्होंने बाहर से ऑर्डर प्रोक्यूर करा, हमने उनको बाहर ही क्या कर दिया, पेमेंट करा। तो ये तो इनकम इंडिया में टैक्सेबल है ही नहीं, एक्यूराइज इंडिया है ही नहीं, और जब वो इनकम इंडिया में एक्यूराइज है ही नहीं तो उस पर तो टीडीएस काटना बनता ही नहीं है। आपने नहीं काटा तो अच्छा काम ही करा, ठीक है। इसका होगा एंटी, कोई ट्रीटमेंट नहीं, डिडक्शन ले ली, अच्छी बात है, टीडीएस काटने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि उसने अपनी सेवाएं क्या दी, बाहर दी, पेमेंट भी हमने कहा दिया, बाहर ही दिया, पेमेंट भी कहा दिया, बाहर दिया, इंडिया में तो रिसीव हुआ नहीं। तो जब इंडिया में पेमेंट रिसीव नहीं हुआ, इंडिया में सेवाएं दी नहीं, तो इंडिया में कुछ हुआ ही नहीं, तो इंडिया में टैक्सेबल ही नहीं है, टैक्सेबल ही नहीं है। तो टीडीएस की तो बात ही नहीं है, टीडीएस की जब बात ही नहीं है तो एक्सपेंडिचर डिसअलाउ होना ही नहीं चाहिए, तो नो ट्रीटमेंट हमारे। 45,000 रुपए कैश में, ये गड़बड़ काम है, कैश में आपने पे कर दिया, किसको, अपने एम्प्लॉय को, रिटायरमेंट ये चलेगा, क्योंकि ये रूल 6DD के एक्सेप्शन में दिया है कि अगर रिटायरमेंट के समय, लास्ट में गुजरते समय अगर 50,000 तक दे रहे हो, ठीक है, तो वो पेमेंट कैश में कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आपने 45,000 दिया, जो कि 50,000 से क्या है, बिल्कुल कम ही है, और रिटायरमेंट के समय दिया टर्मिनल, मतलब लास्ट के समय, टर्मिनल के समय दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, रूल 6DD एक्सेप्शन एप्लीकेबल हो जाएगा, आप पे 40A सबसेक्शन 3 एप्लीकेबल नहीं होगा, इसका भी एंटी हो जाएगा, कोई ट्रीटमेंट करने की आपको यहाँ पर आवश्यकता नहीं रहेगी, यहाँ पर कोई भी ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ओके, यस, चलो आगे चलते हैं भाई। आगे बोल रहे हैं प्रॉफिट हुआ है 2,000 शेयर बेचे। अरे यार, ये शेयर बेचना कैपिटल गेन की बात है, पीजीपी की बातें नहीं है, ये गलत तरीके से आप क्या कर देते हो, पीएनएल में इसको क्रेडिट कर दिया, पीजीपी में कर दिया। लिस्टेड कंपनी 3.5 लाख रुपए का प्रॉफिट, सबसे पहली बात, ये 3.5 लाख रुपए का प्रॉफिट पीजीपी का नहीं है, तो इसको पहली पहली फुर्सत में आप इसको अपने पीजीपी से क्या करो, बाहर करो, ये 3.5 लाख रुपए तो बाहर करो, ठीक है। और ये शेयर आपने बेचे हैं कितने में, मात्र 250 रुपए प्रति शेयर में बेचा। 31 जनवरी 2018 को इसकी प्राइस 175 थी, आज आपने बेचा कितने में, 250 रुपए में, खरीदा कितने में था, 75 में था। तो एक तरीके से आप पे ऐसा नहीं समझो कि आज आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेने दे रहे हैं कितनी, 175, 175 ले लो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, बेचा 250 रुपए में, कॉस्ट 175 लेने दे रहे हैं, प्रति शेयर आपको 75 रुपए का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। 2,000 शेयर आपसे क्या करे गए हैं, ऐसे में बेचे गए हैं, तो ऐसे में ये 1.5 लाख रुपए का आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाला प्रॉफिट बनता है, जिसपे किसी भी तरह का इंडेक्सेशन और बनता नहीं है। और क्या लोगे भाई, ठीक है, 175 रुपए की क्या दे दी, कॉस्ट दे दी आपसे, ठीक है। एसटीटी पेड है बोथ एट द टाइम ऑफ परचेज एंड एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ शेयर, दोनों समय ये क्या है, तो आपको 1.5 लाख रुपए का क्या आएगा, कैपिटल गेन आएगा, ठीक है। अब ठीक है, दिखा देता हूँ, हालांकि तो सिंपल ही था, ये रहा आपके 1.5 लाख रुपए का क्या है, कैपिटल गेन, ठीक है ना, 1.5 लाख रुपए का ये आपका क्या हो गया है, कैपिटल गेन हो गया है। और ध्यान रखना, बेचते खरीदते समय दोनों समय आपने क्या करा है, एसटीटी पे करा है, तो आप पे सेक्शन 112 एप्लीकेबल हो जाएगा। टैक्स निकालते समय आपको क्या करना है, 1 लाख से ऊपर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा 50,000, सिर्फ उसी पे टैक्स निकालना आप। तो टैक्स, क्योंकि क्वेश्चन ने टैक्स पूछा है, तो टैक्स 1 लाख से ऊपर जो क्या होगा, कैपिटल गेन होगा, उस पर क्या करा जाएगा, निकाला जाएगा। कहने का मतलब अर्थात ये है 50,000 रुपए पे कैपिटल गेन टैक्स निकालिएगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, ये भी गलत बात है, ये पीजीपी का नहीं है, इसको पहली फुर्सत में पीजीपी से हटाओ। ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट है जिसपे नो डेप्रिसिएशन इज अलाउेबल, तो पहली बात इसको पीजीबीपी से तो हटाओ, 75,000 पीजीबीपी में से क्या कर लीजिए, हटा लीजिए। अब बात आती है कैपिटल गेन में टैक्स करने की। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है और वो नॉन डेप्रिशिएबल एसेट पे है, तो एज पर सेक्शन 115 बीएबी अगर नहीं ध्यान है तो पहली फुर्सत में बीएबी पढ़ ले, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, A++ कैटेगरी का है। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जिस पे डेप्रिशिएबल नहीं है, तो उस पर टैक्स रेट होती है कितने प्रतिशत, 22%, 22% क्या होगी टैक्स रेट होगी।
और पहली फुर्सत में इसको पीजीबीपी से हटाओ, इसको कैपिटल गेन में ले जाओ। चलो 6 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, वापस से जमीन, ये सारा जमीन बेचना, कैपिटल गेन सब पीजीबी में घुसेड़ दिया, सब गलत कर दिया। जो 6 लाख रुपए का है अभी आपने बेचा जुलाई में, एक डोमेस्टिक कंपनी को बेचा जिसके सारे के सारे शेयर्स आप खा के बैठे हो, मतलब आपकी होल्डरी ओन सब्सिडरी है। कितनी बार कहें 47 क्लॉज 4 आपको याद ही नहीं रहता। वो कैपिटल गेन क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। तो कैपिटल गेन तो एग्जेम्प्ट है, और उसको पहली फुर्सत में पीजीपी से हटाओ, और पीजीपी में कितना माइनस करो, -6 लाख क्या करो, पीजीपी से हटाओ इसको, क्योंकि ये क्या नहीं है, पीजीपी का नहीं है ये, और ये तो कैपिटल गेन में भी क्या एग्जेम्प्ट है। चलो आगे बढ़ो। क्रेडिट टू पीएनएल, पीएनएल में आपने क्रेडिट कर रखा है डिविडेंड, 50,000 रुपए का डिविडेंड। ये फिर क्या करा, डिविडेंड ध्यान होना चाहिए, अदर सोर्सेज की इनकम है, पीजीबीपी की इनकम नहीं है। रिसीव्ड ऑन सितंबर फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी, मिला होगा, ये पीजीपी नहीं है भाई, बोल बोल के थक गए, ये पीजीबीपी नहीं है, ये आईओएस है, आईओएस में ले जाओ इस 50,000 को। और आपको ध्यान हो 115 बीएबी में क्या होता है, इस इनकम पे 22% की रेट से क्या लगता है, टैक्स लगता है। सिर्फ और सिर्फ पीजीबीपी वाली इनकम पे 15% लगता है, ठीक है ना। बाकी आपकी हाउस प्रॉपर्टी हुई, कैपिटल गेन हुई, अदर सोर्स की इनकम हुई, तो उस पर क्या लगता है, 22%। और जो स्पेशल टैक्स रेट होता है, जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया 10% वाला, या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया 111A वाला 15, तो वो स्पेसिफिक रेट तो हमेशा स्पेसिफिक लगेगी इनकम टैक्स में। 115 BAB में ये खास बात ये है कि टैक्स रेट पीजीपी की इनकम पे 15 है, बाकी पे कितनी है, 22 है। तो ये अदर सोर्स में 22% की रेट से टैक्स हो जाएगा। 20,000 रुपए पे करें एक्सपेंस इन कनेक्शन विद इनोग्रेशन ऑफ न्यू ब्रांच, न्यू ब्रांच आपने ओपन करी, अच्छी बात है। अब न्यू ब्रांच के लिए इनोग्रेशन में खर्चा करना कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर तो है नहीं, और ब्रांच लगाई है तो इनोग्रेशन तो करोगे करोगे, तो ये तो बिजनेस का है भाई, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, डेबिट कर रखा है, तो अच्छी बात ही है, तो इसका हम कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। इसके आगे हम लिख देते हैं क्या, एनटी, ठीक है ना, नो ट्रीटमेंट। चलो ये तो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है दूसरों के कंपैरिजन में, जो भी है। 20,000 रुपए आपने पेनल्टी पे करी सरकार को, क्योंकि आप फेल हो गए, आपने नहीं करा, कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करा, अरे भाई लॉ नहीं तोड़ा, आपने ब्रीच ऑफ क्या करा है, बीओसी, ब्रीच ऑफ क्या करा है, कॉन्ट्रैक्ट करा है, करा होगा, कोई लॉ नहीं तोड़ा। 4 महीने की डिले हो गई थी, इसलिए आपको क्या करनी पड़ी, पेनल्टी पे करनी पड़ी। 5,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से 4 महीने के 20,000 बनते हैं, इतना मैथमेटिक्स आती है हमको। हम इसका एंटी करेंगे, एंटी मतलब नो ट्रीटमेंट, ये एक्सपेंडिचर अलाउेबल है, ये कोई ब्रीच ऑफ क्या नहीं है, लॉ नहीं है। चलो 5 लाख रुपए आपने पे करे टू मैनेजर को, कंपनी को, अंडर वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, अच्छी बात है, लेकिन आपको ज्ञात होना चाहिए इस 5 लाख की आपको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में डिडक्शन मिलनी थी, मतलब इस साल सिर्फ मात्र 1 लाख मिलनी थी। क्योंकि आपने पूरे 5 लाख पीएनएल में डेबिट कर दिए, तो अब कृपया करके 4 लाख क्या कर लो, वापिस से एड बैक कर लो, अपने प्रॉफिट को 4 लाख से क्या कर लो, बढ़ा लो, गलत ट्रीटमेंट आपसे हो गया है। 75,000 रुपए का बैंक पे करा, बैंक रेमिटेंस, interest of 75,000 paid by bank remittance on deposit made by non-resident buyer, ठीक है, ब्याज दिया है हमने उसको, ब्याज, ठीक है ना, विदेशी को ब्याज दे रहे हो एज पर सेक्शन 9 सब सेक्शन 1, और क्लॉज कौन सा होता है, 5, 6, 7, मेरे ख्याल से 5 ही होता होगा, सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 क्लॉज 5 ब्याज का होता है। नॉन रेसिडेंट को ब्याज दे रहे हो, और उस पैसे का उपयोग आपने इंडिया में बिजनेस के लिए करा है, तो ये ब्याज की इनकम तो इंडिया में एक्यूराइज है, टीडीएस काटना चाहिए था, ये तो आपने क्या करा, हे राम, बिना टीडीएस काटे आपने पेमेंट कर दिया, ये तो इनकम इंडिया में डीम टू एक्यूराइज है। सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 क्लॉज किससे, 5 से, ये क्लॉज चेक कर लेना, पर मेरे ख्याल से 5 ही होना चाहिए। तो ये आपने गलत काम किया, ये बहुत बुरा किया, आपको ध्यान नहीं होगा शायद कि ब्याज की इनकम इंडिया में टैक्सेबल, बिना टीडीएस काटे कर दिया, तो आप बुक तो ये पूरा का पूरा एक्सपेंडिचर आपका 75,000 क्या कर दिया जाएगा, डिसअलाउ कर दिया जाएगा, एड बैक कर लो। अरे वाह, हो गया ये तो, ठीक है ना, क्वेश्चन हो गया। तो बस 115 BAB से क्या निकालना है, टैक्स निकालना है आपको। तो भाई जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था, नॉन डेप्रिशिएबल एसेट पे क्या कहा था, 22% की टैक्स रेट है, लो 22% हो गई। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख से ऊपर जो था 50,000 पे 10% लगेगा। इनकम फ्रॉम जो क्या था, अदर सोर्स डिविडेंड इनकम, उस पर क्या कहा था 22। पीजीबीपी की इनकम पे कितना लगेगा, 15% लगेगा। तो पीजीपी की इनकम पे 15% लगेगा, और ध्यान रखना जब भी 115 BAB ऑप्ट करोगे
तो ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली ऑटो नहीं ऑटोमेटिकली सरचार्ज क्या होगा 10% होगा। तो ये तो बेसिकली 115 BAB वाली क्या हो गई है, बात हो गई है। तो यहाँ पर हमने सारे क्या कर लिए हैं, आपके लिए ट्रीटमेंट कर लिए हैं। ठीक है, ये सारे क्या हो गए, ट्रीटमेंट हो गए। चलो, तो 4 क्वेश्चन अब हम कर चुके हैं, अब हमारे लिए 2 क्वेश्चन और बचे हैं। और देखिए कितनी पूरा डिटेल्ड भी कर रहे हैं, और आपको 60 मिनट के अंदर यहाँ पर क्या करा दिए, 4 क्वेश्चन। ठीक है ना, 4 क्वेश्चन। और ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। और अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर किस पे, 5th पे। उसको देखते हैं कि वो कैसा क्वेश्चन है, छोटा बड़ा कैसे ट्रीटमेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे लिए, प्रीमियम इंडस्ट्रीज लिमिटेड डोमेस्टिक कंपनी है, एंगेज हो चुकी है, सगाई हो गई कंपनी की, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं ऑटोमेटिक गियरलेस कार बनाते हैं पिछले साल 2020 नवंबर से। कौन से TN तमिलनाडु में। इनका जो NP नेट प्रॉफिट है, वो नेट प्रॉफिट 21-22 का इन्होंने दिया है 1,47,50,000 का डेबिट और क्रेडिट करने के बाद में। जिनको इन्होंने कर दिया डेबिट क्रेडिट, उनको हम बाद में देखेंगे, अभी सबसे पहले देखेंगे इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन। मात्र 2 एडिशनल इंफॉर्मेशन है। देखिए एग्जाम में कितने छोटे क्वेश्चन भी आ रहे हैं, 14 क्या आ रहे हैं, मार्क्स में आ रहे हैं। बिल्कुल 14 मार्क्स लाए जा सकते हैं, और 14 लाएंगे इधर तो इंटरनेशनल टैक्सेशन में 30 मार्क्स है, आराम से एग्जामिनेशन आ सकती है। बस मेहनत करने की जरूरत है। क्वेश्चन बैंक, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बैंक। डेप्रीसिएशन एलिजिबल सेक्शन 32 से 38 लाख का है, तो पहली फुर्सत में अपने प्रॉफिट को 38 लाख से रिड्यूस कर लो। ये जो 38 लाख का प्रॉफिट है, इसमें कंसीडर नहीं किया एडजस्टमेंट ऑफ एनी आइटम्स अबव। तो अबव आइटम्स में अगर कोई डेप्रीसिएशन बनता है तो वो हम निकालेंगे, वो हम कंप्यूट करेंगे। हाउएवर दिस इंक्लूड, इस 38 लाख में 18 लाख रुपए का डेप्रीसिएशन, ठीक है, टूवर्ड्स डेप्रीसिएशन ब्लॉक ऑफ असेट है जिसपे 45%। आज किसी भी असेट पे 40% से ज्यादा की डेप्रीसिएशन क्या नहीं है, रेट नहीं है। ठीक है, 40% से ज्यादा डेप्रीसिएशन की क्या नहीं है, रेट नहीं है। और 40 से ज्यादा तभी होता है जब प्लस क्या हो जाए, एडिशनल भी हो जाए। ठीक है ना, तो क्या होता है, 45 होता है। तो ये आपने यार ये गड़बड़ कर दिया, 45% से क्या निकाल दिया, डेप्रीसिएशन निकाल दिया, गड़बड़ है। एक काम करो आप, मैं बताता हूँ वो करो आप। देखो इस क्वेश्चन में देखो, इन्होंने वापिस BAB क्या कर लिया, ऑप्ट कर लिया। द कंपनी ऑप्टेड कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स, BAB ऑप्ट कर लिया। ठीक है, और BAB में तो वैसे ही एडिशनल मिलता ही नहीं है। बहुत गजब है, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। क्या करो, 18 लाख है, ये तो आपने 45% से निकाल लिया, गड़बड़ करा। आपको तो सिर्फ 40 से निकालना चाहिए था। तो चलाओ अपना कैलकुलेटर मस्त वाला, 18 लाख डिवाइडेड बाई 45 मल्टीप्लाई बाई 40, तो डेप्रीसिएशन तो आना चाहिए था मात्र 16 लाख। आपने कर लिया कितना, 18 लाख, गड़बड़ करा। आप एक काम करो, 2 लाख ऐड कर लो। यार ये छोड़ो, आप तो 36 लाख ही लेस कर लेना बस। आप कितना लेस करना, सिर्फ और सिर्फ 36 लाख ही क्या करना, लेस करना। ठीक है, और ज्यादा करना है तो 38 लाख लेस करो, 2 लाख क्या करो, ऐड करो, जो भी करना है कर लो। पर एक बात ध्यान रखना, 115 AB में AD एडिशनल डेप्रीसिएशन नहीं मिलता है। और आज किसी भी एसेट पे डेप्रीसिएशन रेट कितना है, 40। 45 कब होगा, जब एडिशनल। तो ऐसी स्थिति में ये कर लिया अपन ने, हो गया। अच्छा पॉइंट था, बढ़िया पॉइंट था। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर कंपनी ने ट्रांसफर करे इक्विटी शेयर, 22 लाख रुपए में शेयर बेच दिए, जो उन्होंने प्रेफरेंशियल इश्यू से क्या करे थे, एक्वायर करे थे। ठीक है ना, मेड बाय एन इंडियन कंपनी अप्रूव्ड बाय सेबी। अब उनकी कॉस्ट ड्यूरिंग 2020 में कितनी थी, 12 लाख थी। 10 लाख रुपए का क्या आएगा, आपको कैपिटल गेन आएगा। 10 लाख रुपए का आपको यहाँ पर क्या आएगा, कैपिटल गेन आएगा। 2020 की बात बोल रहे हैं, खरीद बेचा आपने 2000 किस में है, 2021 में बेचा है। डेट वेट कुछ दी हुई नहीं है, मालूम नहीं पड़ रहा शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है, कुछ मालूम नहीं पड़ रहा। नहीं मालूम पड़ रहा तो मैं तो शॉर्ट टर्म ही मान लेता हूँ, क्या करूँ। ठीक है ना, नहीं मालूम पड़ रहा, ना तो खरीद की डेट है ना बेच की डेट है, कुछ नहीं है। तो यही मान के चल रहा हूँ कि पिछले साल खरीद के इस साल बेचोगे तो शॉर्ट टर्म होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नॉन डेप्रीशिएबल एसेट है, नॉन डेप्रीशिएबल क्या एसेट है ये तो। ठीक है, एनीवेज ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है।
कौन सा है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, और 10 लाख रुपए का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। 10 लाख रुपए का यहाँ पर आपको क्या होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये लीजिए 10 लाख रुपए का। कहाँ हो भाई 10 लाख रुपए का, ये रहा आंसर में 10 लाख रुपए का क्या है आपको कैपिटल गेन है। ठीक है ना, ये 10 लाख रुपए का कैपिटल क्या है, गेन है। और इस पे टैक्स निकालना हम बाद में देखेंगे, ठीक है, या फिर अभी बता दूं आपको टैक्स निकालना। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है और टैक्स रेट हमारी कितनी होती है, 115 बी ए बी ऑप्ट कर रखा है, तो 22% क्या हो जाएगी, टैक्स रेट हो जाएगी इसके ऊपर। खैर, तो एडिशनल इंफॉर्मेशन दो है, दो बस दो ही है, तो चलो दो ही है। आइए देखते हैं बाकी के ट्रीटमेंट। आपने पीएनएल में जो क्या कराया, डेप्रीसिएशन चार्ज कराया अपना कंपनीज एक्ट वाला 34 लाख, ये गड़बड़ है। अपने पहली फुर्सत में अपने प्रॉफिट को 34 लाख से तो क्या कर लो, बढ़ा लो। वन टाइम लाइसेंस फीस, ये गड़बड़ है यार, कितनी बार बताएं, लाइसेंस फीस एक इंटेंजिबल एसेट है, वो कोई आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है जो हर बार आप पीएनएल में उसको डेबिट करे जा रहे हो। तो पहली फुर्सत में अपने प्रॉफिट को 36 लाख से बढ़ाओ। साथ ही साथ ध्यान रखो, बात नवंबर की है, तो इसके ऊपर डेप्रीसिएशन लगाओ 25% वाला, 25% वाला डेप्रीसिएशन लगाओ, और आधा डेप्रीसिएशन लगाओ, आधा डेप्रीसिएशन लगाओ इसके ऊपर। ठीक है, तो कैलकुलेट तो आप कर ही लोगे, और ये जितना भी आएगा प्रॉफिट कम कर लेना। ठीक है, 36 का 18, 9, 9 का आधा, मेरे ख्याल से 4.5 लाख आएगा। ठीक है, 36 लाख का 25%, उसका 50%, 4.5 लाख, अपने प्रॉफिट को 4.5 लाख से घटा लो डेप्रीसिएशन, और ये 36 लाख से बढ़ा लो। और नेट इंपैक्ट देना है तो नेट इंपैक्ट भी क्या कर देना, दे देना, जैसे करना है कर लेना। चलो आगे बढ़ो। परचेज, स्पेयर पार्ट परचेज करे, 96 लाख रुपीस के परचेज करे XYZ कंपनी से, इन विच डायरेक्टर हैव सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। अरे यार आप तो वो हो गए खास मित्र, ठीक है ना, लंगोटिया यार, मतलब 40A सबसेक्शन 2 स्पेसिफाइड पर्सन। और मात्र 42 लाख वाली चीज जब आप 96 लाख में क्या करोगे, परचेज करोगे, तो क्या इनकम टैक्स एक्ट देखता रहेगा, आपके प्रॉफिट को 14 लाख से क्या करेगा, बढ़ाएगा। डिडक्शन 96 की नहीं मिल सकती, डिडक्शन 82 लाख की मिलेगी। 96 ज्यादा आपने डेबिट कर दिया अपने प्रॉफिट को, कृपया करो, कृपया मत करो, प्रॉफिट बढ़ाओ, आप गलत काम करते हो, एक तो खास लोगों को ज्यादा पेमेंट करते हो, 40A सबसेक्शन 2 लगेगा स्पेसिफाइड पर्सन वाला। चलो, न्यू प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर करी किसमें, जुलाई में 75 लाख रुपए की पेमेंट करा आपने, 10 लाख पेमेंट करा बीयर चेक। यार ये एक गड़बड़ काम है, ये बीयर चेक से पेमेंट करते हो, हम उसको एक्चुअल कॉस्ट में नहीं मानेंगे आपके। बैलेंस आपने पे करा आरटीजीएस, हाँ ये सही बात है, आपको आरटीजीएस से ही पेमेंट करना चाहिए था। आपको तो सब्सिडी भी मिल गई 15 लाख रुपए की सरकार से, अरे आपको असेट के रेस्पेक्ट सब्सिडी मिल गई, तो आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी, आपकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और कॉस्ट कम हो जाएगी 50 लाख। मेहरबानी करना, ये जो 15 लाख रुपए की सब्सिडी मिली है ना, इसको 2 क्लॉज 24 सब क्लॉज 18 मत मान लेना इनकम, ठीक है ना, क्योंकि ये एसेट की कॉस्ट में से क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ये एसेट खरीदने के लिए मिला ना, एक्विजिशन ऑफ जनरेटर। तो 50 लाख इस पर आप डेप्रीसिएशन लगाओ 15% का, जुलाई की बात है, तो ये लो, और 50 लाख पे मैं तो कहता हूँ एडिशनल भी ले लो, मैन्युफैक्चरिंग में तो हुई वैसे, तो आप नहीं 50% तो करना ही नहीं ना, हाँ, तो आप इसके ऊपर क्या ले लो, एडिशनल क्या ले लो, डेप्रीसिएशन भी ले लो। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में हो तो सही ना, हाँ, तो मैन्युफैक्चरिंग में हो तो प्लांट मशीनरी है, तो आराम से क्या लो, एडिशनल भी लो। ये रहा एडिशनल डेप्रीसिएशन 20%, और नॉर्मल डेप्रीसिएशन ले लो 15%। और ये जो अकल आ जाएगी, अब जब बीयर चेक से पेमेंट करोगे, कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, तो डेप्रीसिएशन नहीं मिला, तो हो गया ये ट्रीटमेंट। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम। लीगल एक्सपेंस है, लीगल एक्सपेंस इनकर्ड इशू ऑफ बोनस शेयर्स। अरे भाई बोनस शेयर्स करने से कभी भी कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं बढ़ता। बोनस शेयर्स क्या होता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। जो आपका रिजर्व एंड सरप्लस था, अब रिजर्व सरप्लस कम हो जाएगा और शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, लेकिन कैश तो क्या रहेगा, वो का वही रहेगा, कोई नया कैश थोड़ी ना आएगा। तो ये कोई कैपिटल एक्सपांशन नहीं है, सीई कैपिटल एक्सपांशन नहीं है, सीई नहीं है ये सिर्फ क्या है, कैपिटलाइजेशन ऑफ क्या है, प्रॉफिट है, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, सीओपी है ये।
ये कैपिटल एक्सपेंशन नहीं है, तो इसके रेस्पेक्ट में जो खर्चा हुआ ना वो रेवेन्यू है, ठीक है ना, वो कौन सा है, रेवेन्यू है, बिल्कुल सही है, डेबिट करा ना, अच्छी बात है। लेकिन 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 इश्यू ऑफ राइट शेयर्स कौन सा है, कैपिटलाइजेशन, कैपिटल एक्सपेंशन है, क्योंकि राइट शेयर्स करोगे तो कंपनी के पास न्यू न्यू कैश आएगा और इधर से क्या होगा, शेयर कैपिटल बढ़ेगा, ये हुआ है कैपिटल एक्सपेंशन। ये जो 8 लाख आपने पीएनएल में डेबिट कर दिए, मानते हैं कि आपको खबर नहीं है, तो अब आप समझ लो ये 8 लाख से आप अपना प्रॉफिट क्या कर लो, इंक्रीज कर लो, ठीक है ना, 8 लाख से प्रॉफिट इंक्रीज कर लो। ये 6 लाख आपका सही करा हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इससे कोई कैपिटल एक्सपेंशन नहीं हुआ था, कैश कुछ नहीं बढ़ा था, ठीक है, कुछ नहीं हुआ था, तो ये तो रेवेन्यू है। लेकिन ये जो राइट शेयर्स वाला है ना, ये कैपिटल का था, इसलिए इसका एक्सपेंडिचर डिसअलाउ हो गया, एड बैक कर लो। चलो कर लिया, अच्छी बात है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये फिर आप पीजीपी में कैपिटल गेन डाल देते हो बार बार यार। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बीइंग इक्विटी शेयर इन ए कंपनी, जिस पे आपने एसटीटी पे करा हुआ है, तो पहली फुर्सत पहले तो यार अपना पीजीपी का प्रॉफिट 15 लाख से बढ़ाओ। आप गड़बड़ काम करते हो हर बार, कितनी क्वेश्चन से समझा दिया, कैपिटल गेन पीजीपी में नहीं आता है, फिर भी कर देते हो। चलो करा जो करा। ये 15 लाख कहाँ जाएंगे, कैपिटल गेन में जाएंगे। और ध्यान रखना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, 111 ए वाला है ये, इस पे टैक्स एट द रेट ऑफ कितना होगा, 15% होगा, टैक्स 15% होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ट्रांसफर ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड, ठीक है ना, कितना दिया हुआ है, 8 लाख दिया हुआ है। कितनी बार कहें भाई ये पीजीपी नहीं है, पीजीपी नहीं है, पीजीपी नहीं है, आपको समझ में आती नहीं है, ये कहाँ है, कैपिटल गेन है। इसको आप कहाँ पे लेके जाइए, कैपिटल गेन में लेकर जाइए और वहां पर इसको क्या करिए, वहां पर करिए, वहां टैक्स होगा। तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब आपको इस पे क्या निकालना है, टैक्स निकालना है 115 बीएबी से। पीजीबीपी वाली इनकम 15% की रेट से टैक्स, आईओएस तो था ही नहीं, कैपिटल गेन था। 111 ए वाला हो तो वो भी 15% होगा, 112 वाला हो स्पेशल रेट है उस पर तो 10% होगा, और बाकी का क्या होगा, 22% होगा। तो यो लो यार, आपको दिखा भी देते हैं, ऐसा भी क्या है। तो पीजीबीपी वाली जो इनकम होगी, बिजनेस इनकम 15% देख लो। 111 ए वाला जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था, 111 वाला 15% बताया था, ये रहा 15% आपका कैपिटल गेन। ठीक है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है ना, 20%, ये शायद मैंने 10 लिख दिया था, शायद ऐसा मेरे को लग रहा है कि मैंने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे यहाँ 10 लिख दिया, नहीं नहीं नहीं, 10 भी होता है और कितना होता है, 20 भी होता है। 10 होता है ना वो इक्विटी शेयर्स, उनके लिए होता है, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड होते हैं, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, उन पे कितना होता है, 10 होता है, इंडेक्सेशन मिलता नहीं है। ये तो कौन है, हमारे जीरो कूपन बॉन्ड है, 20% क्या होगा, टैक्स होगा, ठीक है, 20% क्या होगा, टैक्स होगा। तो देखो भाई 20% टैक्स, ये रहा 20% टैक्स, बस ये रहा क्वेश्चन। और 115 बीए में सरचार्ज हमेशा कितना होता है, 10% होता है। तो इसी के साथ हमने एक बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब हमारे सामने आ रहा है हमारे आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि इस लेक्चर में हम क्वेश्चन सॉल्व करने तय किया था, 6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और रिसेंट क्वेश्चन हमने सॉल्व करे 2000 किसके, 20 और 2021 अटेम्प्ट के, ठीक है ना, वो हमने क्वेश्चन यहाँ पर क्या करें, सॉल्व करें, सब ओल्ड न्यू सिलेबस के सबके यहाँ पर सॉल्व करे हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, करते हैं, ओके, यस यस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के सामने है और उसको अब हम करने जा रहे हैं। तुलसी हमारे आंगन की मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में एंगेज्ड है, प्रॉफिट है 2 लाख कितने का, 47 नहीं 2,47,00,000 का, 21-22 का, डेबिट और क्रेडिट करने के बाद में। तो डेबिट क्रेडिट वालों को हम बाद में देखेंगे, पहले हम देखेंगे किसको, हमारी एडिशनल इंफॉर्मेशन को। एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है ये जो डेट रिस्ट्रक्चरिंग होती है, हमारा जो अनपेड इंटरेस्ट था 10 लाख रुपए का पिछले साल तक का, उसको अब लोन में क्या कर दिया, बदल दिया, जिसकी 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट होगी। उसकी पहली इंस्टॉलमेंट जो 2 लाख की थी वो हमने इस साल क्या कर दी, पे कर दी। तो 2 लाख की डिडक्शन आपको मिल जाएगी। सेक्शन 43 भी बोलता है आई को एल में बदलने से, इंटरेस्ट को लोन में बदलने से हम उसको पेमेंट नहीं मानते, रीपेमेंट नहीं मानते हैं।
ठीक है, तो जब आप ब्याज पे करोगे तभी आपको डिडक्शन मिलेगी 2 लाख रुपए की। इसके बाद डेप्रीसिएशन रेडीमेड निकाल के दिया हुआ इनकम टैक्स रूल से, नॉर्मल एडिशनल सब इसी में आ गया। 75 लाख रुपए, तो कृपया करके अपने प्रॉफिट को 75 लाख रुपए से क्या कर ले, कम। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा मेरे को शायद याद आ रहा है कि पिछला क्वेश्चन में शायद देखता हूं मैं, ये प्लांट मशीनरी था, प्लांट मशीनरी, इस पे हमने एडिशनल भी निकाल दिया देखो, जबकि एडिशनल डेप्रिसिएशन लगता ही नहीं है जब क्वेश्चन में 115 बीएबी हो गया था। तो 115 एबी जहां पर आ गया, एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं आना था। तो ऐसे ही मेरे को क्लिक हुआ कि क्वेश्चन तो पिछला 115 बीएबी का था और हमने शायद एडिशनल भी निकाल दिया, तो हमको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं निकालना था। तो 115 बीएबी वैसे इंपॉर्टेंट है बहुत। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन के 2 पॉइंट कर लिए। तीसरा क्या है, कंपनी ने इंस्टॉल करा है न्यू प्लांट मशीनरी 300 लाख रुपए की जून में, नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया, अब नोटिफाइड से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्दर और 250 लाख इन्होंने प्लांट मशीनरी में करे नवंबर में, जिसमें से 50 लाख की तो कौन सी थी, सेकेंड हैंड थी। एडिशनल डेप्रीसिएशन और इन्वेस्टमेंट अलाउंस, खैर इन्वेस्टमेंट अलाउंस तो अब रही नहीं, नॉट कंसीडर, तो ये बोल रहे हैं नॉर्मल डेप्रीसिएशन तो इन्होंने यहीं पर ही इसमें कंसीडर कर लिया 75 लाख में, बस एक एडिशनल डेप्रीसिएशन कंसीडर नहीं करा, नॉट कंसीडर व्हाइल कैलकुलेटिंग डेप्रीसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट। एक बार देख लेते हैं भाई, इन्होंने 115 बीएबी तो ऑप्ट नहीं कर रखा, आपको कह रहा है टोटल इनकम ही निकालनी है, बस टैक्स नहीं निकालना, इग्नोर कर दो मैट को भी और 115 बी डबल ए को भी, तो एडिशनल निकाल लेते हैं भाई। 300 लाख एडिशनल डेप्रिसिएशन का परसेंटेज है 20%, और पूरा ही मिल जाएगा, क्योंकि बात किसकी है, जून महीने की है, तो जून महीने की है तो पूरा मिलेगा। दूसरा आते हैं, ये 250 लाख है जिसमें से 50 लाख सेकेंड हैंड है, सेकेंड हैंड पे एडिशनल मिलता नहीं है। ये 200 लाख 20%, क्योंकि ये बात है कौन से की, नवंबर महीने की, तो नवंबर महीने होने की वजह से यहाँ एडिशनल आपको आधा ही मिलेगा, यहाँ पूरा मिल जाएगा, यहाँ आधा मिलेगा। और इन्वेस्टमेंट अलाउंस अब नाम की कोई चिड़िया अब होती ही नहीं है। तो ये लो एडिशनल इंफॉर्मेशन का तो हमने कर ही लिया। अब हम कर लेते हैं जो ऑलरेडी क्या हो रखे हैं, डेबिटेड और क्रेडिटेड है। तो पहले पे आते हैं, 45 लाख रुपए पे करे आपने फीजिबिलिटी स्टडी पे, कंडक्टिंग एग्जामिनिंग प्रपोजल, शादी का प्रपोजल या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला प्रपोजल नहीं है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट रिलेटिंग टू एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए, एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए कर रहे हो तो ये एक्सपेंडिचर रेवेन्यू है, कोई दूसरे बिजनेस के लिए करते तो शायद कैपिटल होता है, लेकिन ये एग्जिस्टिंग के लिए रेवेन्यू है, आपने तो डेबिट कर रखा है तो अच्छी बात है, इसको तो एंटी होगा। वेयर द प्रोजेक्ट वाज अबेंडन विदाउट क्रिएटिंग ए न्यू एसेट, कोई बात नहीं, अब नहीं हुआ तो नहीं हुआ, लेकिन कर तो आप किसके लिए रहे थे, एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए तो कर रहे थे, तो एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए कर रहे थे तो ये तो आ रही है, रेवेन्यू है भाई, ये तो एंटी हो जाएगा, इसका मतलब एंटी का मतलब है कि कोई ट्रीटमेंट नहीं करना। बढ़ो भाई आगे। डेप्रीसिएशन, ये आपने कंपनीज एक्ट वाला डेप्रीसिएशन, ऑब्वियसली बात है पीएनएल में डेबिट तो करोगे, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग करोगे, लेकिन इनकम टैक्स में ये नहीं बात चलती। आप अपने प्रॉफिट कृपया करके 72 लाख से बढ़ा लें, एड बैक। इसके बाद में 3 लाख रुपए आपने खर्च कर दिए पब्लिक इश्यू मतलब आप अपना सीई कर रहे हो, कैपिटल एक्सपांशन कर रहे हो, कैपिटल एक्सपांशन मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसके लिए आपने 3 लाख रुपए खर्च कर दिए और फिर वो मेटेलाइज भी नहीं हुआ। अब नहीं हुआ तो वो आपकी किस्मत है, आपकी कंपनी की इमेज ऐसे जो भी है, तो पर ये एक्सपेंडिचर किसके लिए था, कैपिटल एक्सपेंशन के लिए था, हुआ नहीं हुआ उसमें नहीं जाना, पर्पस ये था, ये एक्सपेंडिचर कैपिटल है, डेबिट करके बहुत बुरा करा आपने, इतना सीखने के बाद भी आप ऐसी गलतियां कर रहे हैं, तो गलती सुधारो और अपने प्रॉफिट को 3 लाख से क्या कर लो, इंक्रीज कर लो, करो भाई करो। अब प्रॉफिट है 10 लाख रुपए का प्रॉफिट, कि बार बार जमीन बेच के पीएनएल में आप क्रेडिट कर देते हो, पता नहीं कब मानोगे। आपने एस लिमिटेड को बेची जिसका सारे के सारे शेयर्स, हर क्वेश्चन में एक ही बात आती है, 47 क्लॉज 4, हमने उसके सारे शेयर्स ले रखे हैं, वो हमारी होली ऑन सब्सिडरी है। पहली बात ये पीजीपी नहीं है, तो कृपया करके अपने प्रॉफिट को 10 लाख से क्या कर लें, घटा लें। और दूसरी बात, कैपिटल गेन में इसको क्या शो कर दें कि ये तो एग्जेम्प्ट प्रॉफिट है, ठीक है, ठीक है। 3 लाख रुपए का लॉस हो गया,
इनकर्ड बाय वे ऑफ ट्रेडिंग इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। आपका बिजनेस ही नहीं था, आपका बिजनेस तो पता ही नहीं कौन सा था, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस था, ये क्या काम कर लिया, ये साथ में आपने हाथ पांव मार लिए। देखते हैं फ्यूचर ऑप्शन में 3 लाख रुपए का लॉस कर लिया, तो खैर कोई बात नहीं, ये लॉस है, लॉस है तो पीजीपी के प्रॉफिट से सेट ऑफ तो हो जाएगा, डेरिवेटिव्स है ना, डेरिवेटिव है तो कोई बात नहीं, ये लॉस तो क्या हो जाएगा, सेट ऑफ हो जाएगा, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, सेट ऑफ हो जाएगा, क्योंकि आप सारा किस में कर रहे थे, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज से कर रहे थे, तो रिकॉग एक्सचेंज स्टॉक एक्सचेंज से कर रहे हो, सारी ट्रांजेक्शन कौन सी होगी, इलेक्ट्रॉनिक ही होगी ये तो, ठीक है, तो ये तो नॉन स्पेकुलेटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। पीजीपी के प्रॉफिट में से आप इसको क्या कर लीजिएगा, 3 लाख बिल्कुल क्या कर ले हैं, लॉस लेस कर लेते हैं, ठीक है। तो पहली बात, आपने जो डेबिट कर रखा है ना, ये गलत है, आप अपने प्रॉफिट को पहले 3 लाख से बढ़ा लो, पीजीपी प्रॉफिट निकालो, पीजीपी के प्रॉफिट आने के बाद आप उस प्रॉफिट को 3 लाख से कम कर लेना, सेट ऑफ एट ऑफ करना। ये कब मानोगे, समझ में नहीं आता, ग्रेचुइटी के प्रोविजन की डिडक्शन नहीं मिलती है, भले वो एक्चुअल वैल्यूएशन से कर लो आप, 130 लाख गलत बात है ये प्रोविजन, जबकि आपने इस साल ग्रेचुइटी जो पे करी है वो मात्र 80 लाख पे करी है, तो कृपया करो खुद पे, मेरे पे नहीं, और अपने प्रॉफिट को 50 लाख से क्या कर लो, बढ़ा लो, गलत बात है ये, बिल्कुल गलत बात है, अभी तक नहीं सीखे, प्रोविजन की नहीं मिलती है, सिर्फ एक्चुअल पेमेंट की मिलती है। 8.5 लाख रुपए एडिशनल कंपनसेशन रिसीव्ड हुआ आपको, एडिशनल कंपनसेशन स्टेट गवर्नमेंट से, इंटरिम ऑर्डर, अभी सिखाया था इंटरिम ऑर्डर। अब ये पहली बात तो पीजीपी नहीं है यार, समझो ये कैपिटल गेन है, और ये कैपिटल गेन भी उस ईयर में टैक्स होता है जिस ईयर में क्या होता है, फाइनल ऑर्डर आता है, फाइनल ऑर्डर का मतलब एफओ आता है, ठीक है, तो उस ईयर में टैक्स करना, ये इंटरिम ऑर्डर की वजह से भले ही आपको रिसीव हो गया हो, लेकिन ये इस ईयर में टैक्स होने वाली क्या नहीं है, चीज नहीं है। तो कैपिटल गेन से तो सबसे पहली फुर्सत में 8.5 लाख के प्रॉफिट को क्या कर लो, कम कर लो, और कैपिटल गेन में डालना, लेकिन उस ईयर में जिस ईयर में क्या आ जाए, फाइनल ऑर्डर आ जाए, तब तक तसल्ली रखो। और वन टाइम लाइसेंस फीस है, वन टाइम लाइसेंस फीस है, कितनी बार सिखाएं, बार बार सिखा सिखा के थक गए, आप नहीं सीख रहे। ये लाइसेंस फीस इनटेंजिबल असेट है, 25% डेप्रिसिएशन होता है इसके ऊपर, तो पर डेप्रिसिएशन मत निकालना, इन्होंने ऑलरेडी डेप्रिसिएशन निकाला हुआ इनकम टैक्स से, तो आप मत निकालना, आप तो सिर्फ ये ज्ञान दो कि ये कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, अपने प्रॉफिट को 80 लाख से बढ़ा लो, ठीक है ना, तो डेप्रिसिएशन मत निकालना, डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स एक्ट से निकाला हुआ है, तो मैं मान के चलता हूँ कि इन्होंने क्या करा होगा, सही डेप्रिसिएशन तो क्या करा होगा, निकाला ही होगा इन्होंने, है ना, निकाला ही होगा जब इनकम टैक्स एक्ट से दिया है तो। और लास्ट ट्रीटमेंट अब हमारे लिए 15 लाख रुपए का पेमेंट है, सॉफ्टवेयर परचेस करा किसी नॉन रेसिडेंट से सब्सिक्वेंट रीसेल के लिए इंडियन मार्केट में, टीडीएस नहीं काटा यार, ये गड़बड़ है, सॉफ्टवेयर परचेस करना, कितनी बार का रॉयल्टी है, टीडीएस इनकम टैक्सेबल होती है इंडिया में, टीडीएस काटना चाहिए, समझते नहीं हो, टीडीएस काटते नहीं हो, 195 में टीडीएस काटने की बात हो रखी है, नहीं काटोगे तो भुगतो, पूरा का पूरा एक्सपेंडिचर आपका क्या कर दिया जाएगा, डिसअलाउ कर दिया जाएगा, तो ये पूरा का पूरा एक्सपेंडिचर क्या कर दिया जाएगा, डिसअलाउ कर दिया जाएगा। और बस इसी के साथ हमारा क्वेश्चन ये क्या हो गया, सॉल्व हो गया। यहाँ पर हमको सिर्फ और सिर्फ टोटल इनकम निकालने के लिए कहा गया था, हमको टैक्स निकालने के लिए नहीं किया गया था। मैं आपको बता देता हूँ कि ये पहले जो आपका ये जो ट्रेडिंग इन फ्यूचर था, इसको अपने 3 लाख जो आपने पीएनएल में डेबिट कर दिए थे, इसको एड बैक करो, पहले अपना प्रॉफिट निकालो, पीजीपी का क्या निकालो, प्रॉफिट निकालो, ये निकला, ये जब ये निकल जाए ना इनकम फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग, तब उसमें से ये क्या कर लेना, लेस कर लेना, तब उसमें से क्या करना, लेस करना, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन कर ही चुके थे, एडिशनल भी कर लिया था अपन ने, इंटरेस्ट का भी कर लिया अपन ने, एडिशनल कंपनसेशन, प्रॉफिट सेल जो था, सॉफ्टवेयर टीडीएस नहीं काटा था वो भी करा, वन टाइम लाइसेंस फीस कर लिया, ग्रेचुइटी का भी कर लिया, ठीक है, और फ्यूचर्स का भी कर लिया, पब्लिक इशू वाली बात कर ली, डेप्रिसिएशन कर ली, सारी बातें आपसे कर ली, फिजिबिलिटी रिपोर्ट वाली कर ली, सारी बातें कर ली। और इन्हीं सारी बातों के साथ में, इन सारी बातों के साथ में आज के लेक्चर के जो हमने 6 क्वेश्चन तय हुए थे, वो 6 क्वेश्चन अब हम यहाँ पर कर चुके हैं, 6 क्वेश्चन हम यहाँ पर कर चुके हैं, ओके। तो और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे क्या हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है।
चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे और आगे के क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे पास्ट एग्जाम के। टिल थैंक यू, बाय बाय।